हेलो गाइस, हेलो माय डियर अपकमिंग मैकेनिकल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोगों का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। एंड याद रखना कि आप लोग जो भी चीज़ पढ़ रहे हो, जो भी चीज़ कंप्लीट कर चुके हो, उसको टाइम निकाल के एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड में आप लोग को रिविजन करते हुए रहना है। तो आप लोग को रेगुलर पढ़ाई करना है, रिविजन करना है और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये जो 3 मंत्र है ये हमेशा आप लोग को याद रखना है। 3 मंत्र कौन कौन सा? रेगुलर पढ़ो, कम पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो। सेकंड चीज क्या है कि आप लोग को रिवीजन करना है। 2-3 दिन टाइम के बाद जो भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, जैसे सपोज करो कि इससे पहले आप लोग का थर्मोडायनेमिक्स, सॉम, फ्लूइड वगैरह कंप्लीट हो गया है, 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एक बार पढ़ लिए हो तो उसको रिवीजन नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन ही, क्योंकि पढ़ तो हर कोई लेता है। जब एक टीचर आपको पढ़ाता है तो आपको मेहनत तो नहीं कर रहा, आपको बस देखना है, राइट। तो जब आप देख रहे हो ना तो ज्यादा मेहनत नहीं लगता, क्योंकि सब चीज तो समझ में आ रहा है, टीचर समझा रहा है आपको। जब आप उस नोट्स को रिवीजन करते हो ना, तब आपको एक्चुअल वहां पे आपका माइंड ज्यादा वहां पे लगता है उस सारे थ्योरीज में, सारे क्वेश्चन वगैरह में। तो आप लोग को रिवीजन करना मस्ट है, याद रखिएगा। लाखों स्टूडेंट जो है ना, जो तैयारी मान लेते हैं, लाख स्टूडेंट लेके चलेंगे तो लाखों का लाखों स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करता है सब लेक्चर देखता है, चाहे ऑफलाइन रहे या फिर ऑनलाइन रहे। लेकिन स्टूडेंट जो रिवीजन करता है ना वो बहुत ही कम होता है। 5% भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जो प्रॉपर तरीके से रिवीजन करता है। या तो एग्जाम टाइम में डायरेक्ट रिवीजन करेगा तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, 80% चीज प्रेशर के चलते आप याद रह के भी भूल जाओगे। तो आप लोग को पहले से ही रिवीजन करते हुए चलना है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, आप लोग को रेगुलर पढ़ना है, कम पढ़ना बट रेगुलर पढ़ना है। सेकंड चीज, आप लोग को रिवीजन करना है। मैं आपको आइडियल आपको डे बताता हूं, हर 2 या 3 दिन के बाद एक दिन आप लोग सिर्फ रिवीजन के लिए रखो, 4-5 घंटा। सुबह में आप पढ़ लो और शाम को 4-5 घंटा टाइम निकाल के जो भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है उन सभी थ्योरी को एक बार आप देख लो, ठीक है। अगर नोट्स के फॉर्म में है, पीडीएफ के फॉर्म में है तो पीडीएफ देख लो, और नोट्स के फॉर्म में आप नोट्स बनाए हो, ठीक है, हार्ड कॉपी में, तो उसको भी आप रिवीजन कर लो। एंड तीसरा चीज क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। यानी उसके लिए क्या कर सकते हो, या तो बुक्स, मार्केट में ढेर सारा जो है आपको बुक्स मिल जाएगा, समझ आए कि नहीं, ढेर सारा आपको बुक्स मिल जाएगा। अब ये बुक्स कौन कौन सा हो सकता है, एक तो मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन का, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन के साथ साथ, तो वो आप वो लगा सकते हो। सेकंड क्या होता है, कुछ मैकेनिकल का खास बुक आता है जो कि चैप्टर वाइज सारे मैकेनिकल जितने भी सब्जेक्ट होता है ना, उस सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, 4 ऑप्शन वाला, जिसमें आर.के. जैन आ जाता है, आर.एस. खुरमी आ जाता है, यूथ पब्लिकेशन का आ जाता है। तो आप इन बुक्स को भी लगा सकते हो। इसके अलावा बात करें तो आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, बहुत सारा टेस्ट आता है तो आप टेस्ट सीरीज। तो ये 3 चीज, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेली आपको पढ़ना, कम पढ़ना बट डेली पढ़ना। ये नहीं कि एग्जाम टाइम में 1 मंथ पहले खूब पढ़े, 10-10 घंटा पढ़े, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब एग्जाम निकालना तो इसमें मांगता है कंटिन्यूटी, आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना। आप कम पढ़ो, 2-3 घंटा पढ़ो बट रेगुलर पढ़ो। दूसरा चीज, हर 2-3 दिन के बाद आप लोग रिवीजन करो टाइम निकाल के, जो भी सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। और तीसरा चीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे उसके लिए टेस्ट लगाओ, बुक्स लगाओ या किसी भी तरह का क्वेश्चन लगाओ, आप लगा सकते हो, बात समझ। और एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड में लगाइएगा, जैसे 1 घंटा में 100 क्वेश्चन इस टाइम से, ताकि आपको ये भी पता चले कि भाई 1 घंटा मुझे 100 क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। तो आपको स्पीड भी मेंटेन होगा और एक्यूरेसी चेक करना कि 100 क्वेश्चन में कितना मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, पता चलेगा 100 क्वेश्चन में ज्यादा अधिकतर गलत ही हो रहा है। तो आपको एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उस चीज़ को फिर निदान करो, उसमें और मेहनत करो कि कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ कहाँ मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ। तो बेसिकली बात है, वहाँ का थ्योरी कंप्लीट आपका नहीं होगा, थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, तो फिर से आपको लेक्चर देखना है। वहाँ जरूरत पड़ेगा बार बार ही लेक्चर देखने का कि ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो सर का मैं वहाँ पे लेक्चर देखूंगा। हर बार ही लेक्चर देख के रिविजन करने का जरूरत नहीं है। जो पीपीटी मिलेगा, जो पीडीएफ मिलेगा या जो आप नोट्स बनाए उससे आप प्रिपरेशन करो। जहाँ आप नहीं क्वेश्चन बनाओगे उसके लिए आपको थ्योरी वहाँ पे देखना है, समझ आया कि नहीं। ये चीजें मैं क्या करता हूँ, हमेशा 2-3 लेक्चर के बाद इसलिए बोल देता हूं ताकि आप लोग क्या करो, पता होना चाहिए कि पढ़ने के साथ साथ मुझे रिवीजन करना और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। नहीं तो लड़का ये चीज को भूल जाता है। तो मेरा काम है कि हर चीज गाइड करूं, सिर्फ आपको पढ़ाना ही नहीं, पढ़ाने से लेकर आपको जॉब दिलाने तक, तो उसके लेकर क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब मैं बोलता हूं। इसलिए हेल्थ का मैं बोलता हूं, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हेल्थ के लिए भी मैं 2-3 चीज हमेशा आप लोग को बोलता हूं। क्या क्या चीज, पहली बात, आप लोग को हमेशा भाई आपको जो आप सोते हो ना उस टाइम को आप लोग को एक फिक्स करना है। मतलब आप देखो, एज ए इंजीनियर आप अगर रात भर पढ़ोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब भी आप सो रहे हो, जैसे आप मॉर्निंग में सो रहे हो या फिर नाइट में पहले जल्दी सो जाते हो 8-9-10 बजे, तो आप जब भी सो ना आपको कम से कम 6 से 7 घंटा का नींद लेना है, पहला चीज। दूसरा चीज, खाना खाना है।
मतलब टाइमली खाना भी नहीं खाते हो तो कम से कम हेल्दी खाना खाना है। ग्रीन वेजिटेबल वगैरह हो गया, मिल्क वगैरह हो गया, ये सभी चीज़ आप लोग को प्रॉपर टाइम से लेना है। समझ आया? इससे क्या होता है कि आप लोग को डाइट मेंटेन रहता है और हेल्थ खराब नहीं होता है। समझ आया? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, जब पढ़ाई करता है तो खाने पीने में ध्यान नहीं देता। उन लोग को ये लगता है कि मैं कुछ भी खा के चल जाएगा, चलेगा क्योंकि एग्जाम टाइम है। नहीं डियर स्टूडेंट, उस टाइम पे आपका दिमाग ज़्यादा फंक्शन कब करेगा, जब सही तरह से न्यूट्रिशंस मिलेगा, विटामिन वगैरह मिलेगा, ठीक है, कार्ब्स मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। तो एनर्जी वगैरह कब मिलता है, जब आप सही तरह से हर चीज़ खाना पीना खाते हो। समझ आया कि नहीं? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, खाना भी इंपॉर्टेंट है, सोना। और तीसरा चीज़ क्या है, स्ट्रेस से बचने के लिए, ज़्यादा आपको अगर स्ट्रेस होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, तो आप लोगों से बात करो। सबसे अच्छा अपने फैमिली के साथ टाइम बिताओ और कुछ फ्रेंड्स के साथ जो पढ़ाई का बात नहीं करता उन लोगों के साथ, क्योंकि बाकी टाइम में तो आप पढ़ते ही हो, या तो मेरा लेक्चर देख रहे हो, या फिर रिवीजन कर रहे हो, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दिन भर तो आप पढ़ाई कर रहे हो। तो वैसे दोस्त के साथ जाओ जो पढ़ाई से हट के बात करे, मतलब बाकी कोई भी चीज़, ताकि वो क्या करे, आपका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाए। कुछ टाइम ये भी इंपॉर्टेंट है, या फिर फैमिली के साथ, कुछ बच्चा के साथ बात कर लो, कुछ ये वो बात कर लो थोड़ा बहुत। ये भी नहीं कि मैं दिन भर बात कर रहा हूँ, कुछ टाइम पीरियड। तो ये सब चीज़ को लेके चलोगे ना, तब जाके जॉब निकलता है। देखो बहुत सारे रीजन होता है कि लड़का क्वालिफाई नहीं कर पाता। तो देखो बहुत सारा लड़का पढ़ते रहता फिर भी नहीं कर पाता, क्योंकि मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लड़का का बहुत अच्छा, मैं प्रिपरेशन देखा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा, मतलब इतना अच्छा कि वो गेट और ईएससी को क्वालिफाई कर लेता, लेकिन वो एईजे के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता। दिक्कत क्या था, स्ट्रेस। दिन भर रात भर अपने रूम में पैक रहता, तो वो ना दुनिया से कट जाता है। तो जब एग्जाम में जाते हो, इतना अपना 100% दे देते हो एग्जाम के लिए, और एग्जाम में अगर 2 क्वेश्चन नहीं बनता ना, तो वो हाइपर प्रेशर में आ जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जानते हुए क्वेश्चन भी गलत होने लगता है उससे। तो ये गलती नहीं करना है। तो ये जितनी भी चीजें मैं बताता हूं ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो सब चीज को ध्यान रखिएगा, समझा? फिर देखिएगा किस तरह से जॉब निकलता है। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी। आई होप सो कि ये सभी चीज़ें जो आप पॉजिटिव वे में लीजिएगा। और अगर आपको ये लगे कि सर जी आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप लोग क्या करना, जब भी इस तरह का, जब भी मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा ना ये सभी चीज़, तो आप लोग पार कर लेना, ठीक है। लेकिन जिनको हेल्प लगेगा, जिन चीज़ को, जो बच्चा बहुत सारी चीज़ को मिस कर देता है ना, इसलिए मैं बताता हूँ। सो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का सेकंड लेक्चर हो जाएगा, जैसे मैंने कहा प्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले कास्टिंग को स्टार्ट किए थे। एंड मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि कास्टिंग को मैंने क्यों स्टार्ट किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर आप लोग देख लिए होंगे, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करा देता हूँ कि बेसिकली हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे क्या थे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको सेकंड लेक्चर समझ नहीं आएगा। मैं आप लोग को ये बताया था दैट प्रोडक्शन क्या होता है, पहले ये समझाया था। प्रोडक्शन में 2 आपका ब्रांच होता है, या फिर 2 विंग्स होता है। कौन कौन सा? एक होता है आपका मैन्युफैक्चर वाला पार्ट, दूसरा होता है मेरा इंडस्ट्रियल वाला पार्ट। मैन्युफैक्चर क्या करता है, मैन्युफैक्चर में मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है कोई चीज़, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है। और इंडस्ट्रियल में क्या किया जाता है, इंडस्ट्रियल में मैनेजमेंट किया जाता है, मैनेजमेंट वाला पार्ट होता है उसमें। लाइक जैसे कितना रॉ मटेरियल चाहिए भाई, जो इंडस्ट्री है उसके लिए कितना बिजली खपत चाहिए, कितना वर्कर चाहिए, कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, उसके अलावा भाई उसके लिए कितना मुझे टाइम देना पड़ेगा मशीनिंग में, एक प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लग रहा है, कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना प्रोडक्ट जो है वो उसका कॉस्ट होना चाहिए मार्केट में कैसे हम लोग उसको मेंटेन करेंगे, सारे सिस्टम कौन कौन सा जरूरत है, ये सभी चीज़ उसमें देखा जाता है। तो फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं मैन्युफैक्चर वाला पार्ट। कास्टिंग वगैरह में हम लोग, वेल्डिंग में, कोई भी जहाँ कटिंग हम लोग करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग में आपका वेल्डिंग हो गया, सोल्डरिंग हो गया, ये सभी जो ब्रेजिंग वगैरह हो गया, या मेटल कटिंग हो गया, या फॉर्मिंग हो गया, या कास्टिंग हो गया, सब जो प्रोसेस है वो मैन्युफैक्चर वाला पार्ट होता है। तो अभी इंडस्ट्रियल वाला जो पार्ट है उसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी मैं मैन्युफैक्चर वाला पार्ट में स्टार्ट करा था। तो मैन्युफैक्चर में हम लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है। रॉ मटेरियल मतलब मान लो आप लोहा ले लो, या कोई एलॉय ले लो, स्टील वगैरह ले लो, तो वो आपका रॉ मटेरियल है। उससे हम लोग क्या करेंगे, कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे आयरन से हम लोग आयरन का कोई सिलेंडर बना लिए, या फिर आयरन का कोई हम लोग किसी भी तरह का हम लोग इंजन का पार्ट कोई बना लिए। समझ आए कि नहीं? बाइक का इतना सारा पार्ट होता है, इंजन होता है, क्लच होता है, गियर होता है। घर में बहुत सारा हम लोग बर्तन वगैरह, यूटेंसिल्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे प्लेट्स हो गया, बर्तन हो गया, इतना सारा चीज़ यूज़ करते हैं। मोबाइल से वगैरह, मोबाइल फ़ोन बनता है, लेपी बनता है। इसके अलावा बात करेंगे, आप देख लो वॉच वगैरह हो गया, सब क्या है, मशीन का एक पार्ट है। तो कहीं ना कहीं ये मेटल या एलॉय से ही बना हुआ चीज़ है। यानी कि हम लोग क्या किए हैं, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है अंडर सम सिस्टमेटिक प्रोसेस, कुछ सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू। जैसे सबसे पहले रॉ मटेरियल को लिए, उसको हम लोग डिजाइन किए, डिजाइन इंजीनियर डिजाइन करता कि क्या बनाना है। अब जो बनेगा उसके लिए कौन सा मटेरियल चाहिए। जैसे आप मान लो एक बना रहे हो बाइक, तो बाइक के लिए कौन कौन सा चाहिए भाई, एलॉय चाहिए, स्टील चाहिए, तो वो कितना स्ट्रेंथ उसमें होना चाहिए, कितना लोड पड़ेगा बाइक में, वो चीज़ देखा जाता है। अगर मान लो वही एक, मान लो कोई सिलेंडर लगेगा बाइक में,
या पिस्टन लगेगा, वो पिस्टन बाइक का है या कार का है या ट्रक का है, तो अलग अलग चीज अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग स्ट्रेंथ मुझे देना पड़ेगा, अलग अलग साइज का बनेगा, तो वो डिजाइन कितना बड़ा बनेगा, वो सभी पार्ट्स को डिजाइन किया जाता है। फिर उसमें कास्टिंग का जरूरत पड़ेगा, कास्टिंग के थ्रू वो पार्ट बनेगा या वेल्डिंग से बनेगा या मेटल कटिंग वगैरह किया जाता है, ये सब प्रोसेस किया जाता है। कहीं कहीं पार्ट में कास्टिंग किया जाता है, फिर कास्टिंग करने के बाद सबको वेल्ड किया जाता है, जोड़ा जाता है, जरूरत पड़ेगा तो फिनिशिंग वगैरह में कटिंग वगैरह किया जाता है, ये सभी प्रोसेस किया जाता है। फिर फाइनल कलर वगैरह करके फिनिशिंग वगैरह करके फाइनल प्रोडक्ट ला के मशीन सारे मशीन को असेंबल करके एक बनाया जाता प्रोडक्ट, चाहे वो व्हीकल रहे कोई और पार्ट्स रहे, उसके बाद उसको मार्केट में लाया जाता है। ये मैन्युफैक्चर में हम लोग करते हैं, राइट। तो अब ये जो अंडर सम प्रोसेस मैंने कहा ना, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो बीच में ढेर सारा प्रोसेस है, उसी सभी प्रोसेस को हम लोग प्रोडक्शन में पढ़ते हैं, जिसमें आ जाता है कटिंग, जॉइनिंग, फॉर्मिंग और आपका कास्टिंग। इसे मैंने बताया था कि कटिंग में हम लोग नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें हम लोग मटेरियल को रिमूव करते हैं। अगर बात करेंगे जॉइनिंग में आपका वेल्डिंग भी आ जाएगा, सोल्डरिंग भी आ जाएगा, ब्रेजिंग भी आ जाएगा, सब में हम लोग जोड़ते हैं, यानी कि दो पीस में आपसे जोड़ा जाता है, यानी कि पॉजिटिव प्रोसेस होता है। इसमें फिलर मटेरियल का भी यूज करते हैं, तो ऐड कर रहे हैं मटेरियल को, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड आपका पॉजिटिव प्रोसेस या फिर मास एडिंग प्रोसेस, समझो, या मास गेनिंग प्रोसेस। फिर बात करें फॉर्मिंग का, फॉर्मिंग क्या था, फॉर्म नहीं होता, फॉर्म में ढालना, मतलब शेप, उसका शेप को बस चेंज करते हैं। कोई आपका लंबा हॉरिजेंटल कोई पाइप है, उसको हम लोग सर्कुलर कर देंगे, रेक्टेंगल कर देंगे, क्यूब टाइप का बना रहे हैं, तो ये सब क्या करें, उसका फॉर्म को चेंज किया जा रहा है, साइज को कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका शेप को चेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पे ना तो ऐड कर रहे हैं, ना जोड़ रहे हैं, ना घटा रहे हैं, ना एडिंग हो रहा है, ना सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ओनली चेंज किया जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो प्रोसेस। देन आ जाता है आपका कास्टिंग, जो कि एंशिएंट टाइम से यूज किया जाने वाला एक प्रोसेस होता है। और ये सब प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है अंडर सम प्रोसेस। इसमें भी बहुत सारा प्रोसेस है, कटिंग में भी, वेल्डिंग में भी, जॉइनिंग में भी, फॉर्मिंग में भी, बहुत सारा प्रोसेस के थ्रू ये पास होता है और फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है। और कास्टिंग में हम लोग क्या देखे थे, इसको ना तो हम लोग जीरो बोलेंगे, ना नेगेटिव बोलेंगे, ना पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन अगर एलॉय इसमें ऐड कर रहे हैं ना, तो इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे, लेकिन नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि आप 1 kg लिए, 1 kg लोहा लिए और 1 kg लोहा से ही आप किसी शेप में ढाल दिए। जैसे मान लो आप जग बना रहे हो, तो जग किस तरह का रहता है, कुछ इस तरह का जग रहता है मेरा, ऐसा कुछ रहता है मेरा जग, ठीक है। तो ऐसा आपने जग बनाया, तो ये जो जग बनाया क्या बनाया, इस तरह का कोई रॉ मटेरियल था जो कि आयरन था, तो आयरन से कास्टिंग करके आपने ये बनाया। तो यहाँ पे आपने क्या करा, यहाँ पे आपने एक जग जो बनाया वो एक फॉर्म में कन्वर्ट करा, तो यहाँ पे ये भी आपका 1 kg का था और ये भी आपका 1 kg का, तो जीरो प्रोसेस हो गया। तो समटाइम कास्टिंग इज कॉल्ड जीरो प्रोसेस, समटाइम इट्स कॉल्ड पॉजिटिव प्रोसेस। कब, जब हम लोग एलॉय या फिर 2 या 2 से ज्यादा मेटल को मिक्स करके बनाते हैं। जैसे आपने क्या करा कि कॉपर लिया है ना, या फिर मान लो कोई भी आयरन लिया, कोई और एलॉय लिया, उन दोनों को, एलॉय मतलब कोई मेटल, 2 मेटल को लिए और दोनों मेटल को पिघाल दिए, लिक्विड मेटल में डाल दिए, फिर प्री डिफाइंड केविटी में पोर कर दिए मोल्टेन मेटल को, फिर सॉलिडिफिकेशन के बाद वो मेरा प्रोडक्ट बन गया। तो कास्टिंग यानी कि कभी कभी ये मेरा जीरो प्रोसेस भी होता है, कभी मेरा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव नहीं होता, ये पक्का है, समझ आए कि नहीं। तो ये चीज मेरा होता है कास्टिंग में। तो हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट किए पढ़ना वो आपका है कास्टिंग। क्यों, बिकॉज जो कास्टिंग होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, इंटरेस्टिंग होता है, एंड इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन भी स्टूडेंट्स को होता है, एंड मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, वो आपको कास्टिंग से पूछा जाता है। कास्टिंग से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग स्टार्ट किए हैं कास्टिंग को। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि कास्टिंग में सर जी क्या क्या चीज़ों का मुझे जरूरत पड़ता है एंड क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ पैरामीटर से रिलेटेड देखेंगे, यानी कि भाई कास्टिंग करने के लिए किस किस स्टेप के थ्रू मुझे पार करना पड़ेगा और उसके लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए। तो राइजर का जरूरत पड़ता है, स्प्रू का जरूरत पड़ता है, गेट का जरूरत पड़ता है, रनर का जरूरत पड़ता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था गेट होता है। गेट का डिजाइन वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करेंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न। पैटर्न क्या होता है, रेप्लिका होता है कास्टिंग का। जैसा कास्टिंग बनाना है उसी तरह का रेप्लिका हम लोग बनाते हैं। एक मॉडल वुड का बनाते हैं, प्लास्टिक का बनाते हैं, वैक्स का बनाते हैं, या फिर मेटल का बना सकते हैं, एलॉय का बना सकते हैं। वो पैटर्न मेरा कहलाता है। जैसा मुझे चाहिए वैसे ही बनाएंगे, समझ आए कि नहीं। और उसको क्या करते हैं, मोल्ड बॉक्स में डाल देते हैं पैटर्न को। जैसे मान लो कोई क्यूब तरह का मुझे बनाना, इसी तरह का, इस तरह का जो आपका रेक्टेंगुलर कुछ देख रहे हो ना, ठीक है, इस तरह क्यूबॉइड टाइप का कोई मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वैसा ही मुझे पहले लकड़ी का बना लेंगे और हम लोग मोल्ड बॉक्स के अंदर रख देंगे, फिर सैंड डाल देंगे, मोल्डिंग सैंड डाल के और रेमिंग करेंगे, और रेमिंग करने के बाद वो अंदर में केविटी बन जाएगा। कब, जब उसको फिर से इसी पैटर्न को फिर बाहर निकालेंगे तो अंदर में केविटी बन गया, खाली जगह बन गया, उसमें आप मोल्टेन मेटल जगह बना के डाल देंगे और मोल्टेन मेटल उस केविटी में जगह फिल हो जाएगा। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन मुझे इसी तरह का
क्यूब जैसा एक मेरा मेटल का मिल जाएगा। मान लो आयरन का बना रहे हैं तो आयरन को पिघाल के डाल देंगे अंदर में तो मिल गया। तो ये हो जाता है मेरा पैटर्न। अब पैटर्न मेरा जो है वो कितना तरह का पैटर्न होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अलग अलग तरह का पैटर्न लेते हैं। फिर अलाउंसेस हम लोग पैटर्न में अलाउंसेस देते हैं, क्योंकि क्या होता है मेटल जब सॉलिड होता है यानी कि सॉलिडिफिकेशन होता है, जब वो सूखता है तो श्रिंक कर जाता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, साइज घट जाता है। तो जब घटता है तो यानी कि मान लो मेरा 10 mm लेंथ का हम लोग बनाना चाहेंगे, ठीक है, 10 mm का लेंथ का कोई इस तरह का कोई क्यूब बनाना चाहेंगे, ठीक है, 10 mm का क्यूब हम लोग बनाना चाहेंगे, लेकिन श्रिंक करके वो 8 हो गया, 1 mm दोनों तरफ से एकक गया, 8 हो के छोटा हो गया, तो मेरा तो भाई साइज मिला नहीं, एक्चुअल तो मुझे 10 का बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं पैटर्न को पहले 2 बड़ा कर देते हैं कि 2 पहले ही छोटा हो जाएगा बाद में, इसलिए पहले बड़ा करके हम लोग पैटर्न को देते हैं, उसको पॉजिटिव एलाउंसेस बोलते हैं। इसी तरह नेगेटिव एलाउंस भी किसी में जाता है, तो ये हम लोग को पढ़ना जो मैं आगे आप लोग को बताया जाएगा। फिर मोल्डिंग सैंड, जैसे मैंने कहा ना पैटर्न को डालने के बाद बॉक्स में पैटर्न को डालने के बाद हम लोग मोल्डिंग सैंड देते हैं, फिर रेमिंग करते हैं। तो वो सैंड में भी हम लोग एडिटिव वगैरह मिलाते हैं, क्योंकि देखो जब हम लोग पैटर्न को बाहर निकालेंगे तो केविटी बने रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि केविटी रेत है ना, रेत तो भाई आपस में मिल जाएगा, टूट जाएगा, मोल्ड केविटी भाई इरोड हो जाएगा। तो उसके लिए उसमें कुछ एडिटिव वगैरह मिलाते हैं, कुछ बाइंडर मिलाते हैं, फेविकॉल टाइप का चीज मिलाते हैं ताकि वो बंधे रहे, एक तरह से क्या रहे आपस में, जो आपका पार्टिकल्स है ग्रेन्स है मोल्डिंग सैंड का वो आपस में पकड़े हुए रहे। उसके लिए हम लोग देखते हैं। फिर सॉलिडिफिकेशन टाइम, जो मोल्टन मेटल डालते हैं वो कितना टाइम में सॉलिडिफाई होता है तब जाकर मुझे प्रोडक्ट मिलता है, उसका टाइम वगैरह निकालते हैं। कास्टिंग प्रोसेस, कितना तरह का कास्टिंग प्रोसेस होता है वो देखेंगे, और उसमें कौन कौन सा डिफेक्ट होता है वो हम लोग ये सब चीज जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कहाँ से पूछा जाता है, आपको अलाउंसेस से पूछा जाता है और सॉलिडिफिकेशन टाइम से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वो भी आसान तरह का 2-3 तरह का अगर मैं बता दूंगा तो आराम से आप लगा सकते हो। चलिए ये सब। फिर कास्टिंग में मैंने बताया था कि कास्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच मोल्टन मेटल को हम लोग अलाउ करते हैं टू सॉलिडिफाई इन अ प्री डिफाइंड मोल्ड केविटी। एक पहले से भी केविटी बना देते हैं, किससे केविटी बनाते हैं, पैटर्न से केविटी बना के हम लोग मोल्टन मेटल को उसमें पोर करते हैं। जिस शेप एंड साइज का चाहिए मुझे प्रोडक्ट, मान लो सर्कुलर चाहिए, कोई डिजाइन वाला चाहिए, तो वैसा पहले पैटर्न बनाएंगे, फिर मोल्ड बॉक्स में डालेंगे, फिर सैंड डालेंगे, फिर रेमिंग करेंगे, फिर बॉक्स को खोलेंगे और उस पैटर्न को बाहर निकालेंगे, केविटी क्रिएट हो जाएगा, फिर हम लोग पोर करेंगे मोल्टन मेटल और उससे मेरा सॉलिडिफिकेशन के बाद प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट। उसके बाद उसको ब्रेक करेंगे, उस सैंड को ब्रेक करेंगे और उससे मेरा प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। ये सब हम लोग देखे थे, आई होप सो कि आप लोग को याद होगा। चलिए यह मैंने सभी प्रोसेस के बारे में आप लोग को बताया था। फिर हम लोग यहाँ बताए थे कि इंपॉर्टेंट थिंग्स कास्टिंग के लिए क्या क्या चाहिए होता है। पहली बात तो मैंने पैटर्न के बारे में बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट तो पैटर्न है जो कि रेप्लिका होता है कास्टिंग का। सेकंड हम लोग देखे थे मोल्डिंग सैंड, क्योंकि अब पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं मोल्ड बॉक्स में रखते हैं, क्या पैटर्न को रखते हैं, फिर मोल्डिंग सैंड का जरूरत पड़ेगा, उसको डालेंगे तो मोल्डिंग सैंड चाहिए और कुछ टूल्स वगैरह चाहिए। जैसे भाई मोल्टन मेटल को डालते कैसे हैं, मोल्टन मेटल को एक हम लोग डालते हैं स्प्रू से, ठीक है, या मोल्टन मेटल को डालने के लिए एक मुझे जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कंटेनर का, तो वो कंटेनर वगैरह चाहिए और होल्ड करने के लिए चाहिए बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह, तो वो सभी का जरूरत यहाँ पे पड़ जाता है। ये चीज देखे थे, कुछ हम लोग एडवांटेज का बात करे थे, कुछ हम लोग डिसएडवांटेज का बात किए थे। फिर हम लोग बात किए थे मोल्ड बॉक्स का, कि मोल्ड बॉक्स 2 तरह का होता है, एक होता है 2 बॉक्स वाला, एक होता है 3 बॉक्स वाला। 2 बॉक्स का भी यूज करते हैं जब सिंपल टाइप का हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाएंगे, कोप ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को ड्रैग बोलते हैं, बीच में पार्टिंग लाइन होता है, पार्टिंग लाइन में हम लोग लगते हैं आपका पैटर्न को, ठीक है, पैटर्न को क्या रखते हैं पार्टिंग लाइन में रखते हैं, बीच में लगते हैं, ताकि कॉप एंड ड्रग बॉक्स को खोल के पैटर्न को बाहर निकाला जाए दोनों तरफ से। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, ये देखो बीच में यहाँ पे खोला गया है और यहाँ से देखो यहाँ पे केविटी बन के रेडी हो चुका है और ये हम लोग यहाँ पैटर्न डाला गया है। इस पैटर्न को बाहर निकालेंगे और उसके बाद इसमें हम लोग क्या करेंगे, जगह बना के मोल्टन मेटल को पोर किया जाता है। तो ये 2 बॉक्स हो गया। उसी तरह बनाते हैं हम लोग 3 बॉक्स भी, क्या बनाते हैं हम लोग 3 बॉक्स पैटर्न भी बनाते हैं। तो 3 बॉक्स पैटर्न मैंने बताया था कब, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कोई शेप बनाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कोई शेप का कास्टिंग करना, तो 3 बॉक्स जिसमें कॉप ऊपर रहता है, नीचे ड्रैग रहता है, बीच में चिक रहता है और इसमें 2 पार्टिंग लाइन होता है। फिर से हम लोग उसी तरह फिर अंदर में हम लोग डाल देंगे क्या, मान ली यहाँ पे मैंने एक कोई प्रोडक्ट मैंने पैटर्न डाल दिया, ये कुछ पैटर्न है, पैटर्न मान लेते हैं कि पैटर्न कुछ तक किस तरह का है, लेट्स सपोज लो ऐसा मुझे कोई पैटर्न बनाना है ना, इस तरह का कोई पैटर्न बनाना है। अब ये पैटर्न डालेंगे और डालने के बाद हम लोग उसमें सैंड डाल देंगे, फिर रेमिंग करेंगे, रेमिंग करने के बाद हम लोग कॉप बॉक्स को ड्रैग बॉक्स को हटाएंगे, पैटर्न को बाहर निकालेंगे, वहाँ केविटी क्रिएट हो जाएगा, फिर मोल्टन मेटल डाल देंगे, आफ्टर सॉलिडिफिकेशन प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ जो है
हम लोग देखे थे। देखो मैं रिवीजन इसलिए बार बार करा देता हूँ ना, आप लोग को लगेगा कि सर जी इतना सब कुछ तो पढ़े बार ही पहला लेक्चर में बता चुके, फिर क्यों बता रहे हैं। स्टार्टिंग है ना, तो मैं एक बार और एक बार रिवीजन करा देता हूँ ताकि आप लोग को पता चले कि क्या क्या चीज़ें हम लोग देखे थे। फिर पैटर्न मैंने वही रेप्लिका होता है विथ सम अलाउंसेस। मैंने बात करा था कि अलाउंसेस इसमें क्यों देते हैं, क्योंकि डियर स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है कि मान लो आप जो कास्टिंग सोरे मैंने आपको डिसएडवांटेज बताया था कि कास्टिंग के बाद जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलता है ना, उसका सरफेस फिनिश अच्छा नहीं होता है। अगर सरफेस फिनिश अच्छा नहीं होता तो उसको फिनिशिंग करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं प्रोडक्ट मेरा इतना मिला है ना, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर से वही ले लो कि मान लो 10 mm का, एक सेकंड यहाँ बना देते हैं कि एक सेकंड, चलो मैं यहाँ लेके देता हूँ कि मैं ना इस तरह का प्रोडक्ट कोई मिला, क्यूब मिला, ठीक है, क्यूब तरह का प्रोडक्ट बना जिसका यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 mm का है। लेकिन यू नो दैट कि सरफेस फिनिश कास्टिंग से अच्छा नहीं मिलता है, मतलब ऊपर खावड़ है, चारों तरफ जो है हर सरफेस आपका बड़ा खराब है इसका। अब ऑब्वियसली बात है आपको फिनिशिंग करना पड़ेगा। तो जब फिनिशिंग करते हो तो आपको क्या पता चला, फिनिशिंग के बाद आपको जो मिला ना साइज वो आपका घट गया, इधर से 1 mm घट गया, इधर से 1 mm घट गया, मतलब 8 mm का मिला। अब आपको चाहिए था कितना, 10 mm का चाहिए था। आपको जो बनाने के लिए बोला था वो बोला था कि 10 mm का होना चाहिए हर साइड से, इधर से भी 10 mm होना चाहिए, है ना, इधर से भी 10 mm का होना चाहिए एंड इधर से भी 10 mm का होना चाहिए। क्यूब है तो 10 mm का स्क्वायर से बनता है क्यूब 3D फॉर्म में। तो 10 mm का बोला था, लेकिन आपने क्या बना दिया, 8 कर दिया, क्योंकि हर साइड घिसे, इधर भी घिसे, इधर भी घिसे, इधर भी घिसे, इधर भी घिसे, ऊपर नीचे हर साइड घिस के 1 mm दोनों तरफ से घट गया, हर एक साइड से 1 mm घटा। तो इधर से 2 और इधर से 2, इसीलिए 8 हो गया हर साइड से। अब आप क्या करिएगा, तो क्या करता है, पैटर्न को ही बड़ा बनाते हैं, पैटर्न को बड़ा बना के चलते हैं। जो वुड मैंने बताया था, जो लकड़ी का पैटर्न बनाया ना, जिसको मोल्ड बॉक्स में डाला जाता है, फिर सेंड डाला जाता है, तो क्या करेंगे इस बारी जो पैटर्न बनाएंगे ना वो 12 लेके चलेंगे हम लोग। तो पैटर्न को मैं क्या करूंगा इस बारी 12 लेके चलूंगा कि पैटर्न मेरा कितना मिलेगा, 12। तो मैंने पैटर्न जो बनाया ना इस बार क्यूब का वो 12 लेके चला, ठीक है। तो अब कितना है इसका, 12 mm है, 12 mm लेके चले थे। क्यों, क्योंकि 12 mm मैंने बनाया। अब जो मुझे मिला प्रोडक्ट वो 12 mm का मिला, लेकिन भाई सरफेस फिनिश खराब है। तो सरफेस फिनिश खराब है तो मैं क्या करूंगा, इधर से मैं फिनिशिंग कर दूंगा इसको, इधर से 1 mm फिनिशिंग करा, इधर से 1 mm फिनिशिंग करा, इधर से भी 1 mm फिनिशिंग करा, इधर से भी 1 mm फिनिशिंग करा। तो इधर पूरा 10 था तो इधर 8 मेरा मिल गया, इधर से भी 10 था तो इधर से मुझे 8 मिल गया, तो बस इधर से भी 8 मिल जाएगा, इधर से भी 8 मिल जाएगा, हर तरफ से 8। तो यानी सॉरी 12 लेके चले थे ना, तो 10 हो गया, 2 हटेगा तो 10 होगा ना, एक तरफ से 10, तो हर तरफ से 10 मेरा हो गया। 12 था, एक इधर गया एक इधर गया, तो बस हो गया। इस तरह मैंने क्या बताया था कि हो सकता है कि भाई श्रिंक कर जाता मोल्टर मेटल, तब भी वो क्या हो सकता है, मान लो 1 mm श्रिंक करता है। अब कितना श्रिंक करता है डिपेंड करता है कौन सा मेटल है, अलग अलग मेटल में अलग अलग तरह का श्रिंकेज देखने को मिलता है। तो वो आपको पहले ही पता चलेगा, डाटा आपको दे दिया जाएगा कि इस तरह का मेटल में आप अगर सॉलिडिफिकेशन मतलब कास्टिंग करते हो तो इतना श्रिंकेज होगा, इतना पर mm श्रिंकेज होगा। तो उस श्रिंकेज को आप कैलकुलेशन करके निकाल लोगे। तो अगर आपको जितना भी साइज बनाना है उस साइज में कितना श्रिंक हो रहा है वो पहले पैटर्न को आप बड़ा कर दोगे, ताकि वो आपका क्या होगा, कंपनसेट कर जाएगा। समझ आया कि नहीं। तो ये सभी चीजें होता है आपका, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न में हम लोग अलाउंसेस देके चलते हैं। इसलिए डेफिनेशन में ही है, इट इज ए रेप्लिका ऑफ कास्ट ऑब्जेक्ट विथ सम क्या कहा जाता है, विथ सम अलाउंसेस। कुछ हम लोग अलाउंसेस भी यहाँ पे देते हैं। बात समझ आया कि नहीं। चलिए इतना आपका हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। और ये आपका पैटर्न है, मैंने बताया था पैटर्न देखो लकड़ी का भी हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है। यही लकड़ी को हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं सेंड के अंदर या फिर बॉक्स में डाल के फिर सेंड डालते हैं, फिर रेमिंग करते हैं। फिर 2 बॉक्स रहता है, मैंने बताया था ना 2 बॉक्स होता है। जैसे देखो ये 2 बॉक्स में या बीच में 1 बॉक्स आपका है, तो 2 बॉक्स है। फिर इस बॉक्स को दोनों को खोलते हैं, पैटर्न को बाहर निकालते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक इस तरह का हॉल जैसा क्रिएट करेंगे, ठीक है। रनर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मोल्टर मेटल पोर कर देंगे। देखो मोल्टर मेटल बाहर निकल गया, एक्स्ट्रा मोल्टर मेटल। और उसके बाद इस बॉक्स को खोलेंगे, जो आपका सैंड है उसको तोड़ेंगे, तोड़ के मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो मुझे मिल जाएगा। सिंपल सा है। तो पैटर्न मेरा लकड़ी का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है, एलॉय का भी हो सकता है, वैक्स का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग तरह का पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हम लोग देखे थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। जो पैटर्न में हम लोग अलाउंसेस देते हैं ना, या फिर अलाउंसेस क्या हम लोग सिर्फ पैटर्न में ही देते हैं, सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे आज के क्लास में, देखने वाला टाइप्स ऑफ अलाउंसेस के बारे में, ठीक है। खासकर हम लोग पैटर्न में देते हैं, वो भी हम लोग समझेंगे कि पैटर्न में जो अलाउंसेस देते हैं वो कितना तरह का अलाउंसेस होता है, सबका क्या इंपॉर्टेंस होता है। अलाउंसेस से आपको कुछ 1-2 को न्यूमेरिकल भी कभी कभी आता है, तो वो भी आप लोग को बताऊंगा कौन कौन सा तरह न्यूमेरिकल आएगा, कैसा न्यूमेरिकल आएगा, वो मैं सॉल्यूशन भी आप लोग को कराऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टाइप ऑफ अलाउंसेस के बारे में पढ़ना। तो फर्स्ट टाइप का अलाउंसेस आपका हो जाता है श्रिंकेज, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस भी कहते हैं।
श्रिंकेज या फिर कॉन्ट्रैक्शन, श्रिंक करना या कॉन्ट्रैक्शन करना। तो चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसी तरह आपका होता है ड्राफ्ट अलाउंसेस भी, जिसको हम लोग टेपर अलाउंसेस से नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका थर्ड नंबर होता है मशीनिंग, जिसको हम लोग फिनिशिंग अलाउंसेस के नाम से जानते हैं। फिर आपका होता है सेकिंग, जिसको हम लोग रेपिंग अलाउंसेस के नाम से जानते हैं। एक होता है मेरा डिस्टॉर्शन, जिसको हम लोग कैम्बर अलाउंसेस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम भी इसलिए बताया गया ताकि आप लोग अगर आए तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर एक एक लाइन में बताऊं ना पांचों को, तो मैं बता देता हूं फटाफट। श्रिंकेज क्या बोलता है ना कि मोल्टन मेटल, जब हम लोग मोल्टन मेटल को पोर करते हैं केविटी में, केविटी के अंदर जब जाता है तो वो टाइम के साथ जैसे जैसे वो मोल्टन से सॉलिड की ओर जाता है, जब वो सूखता है, जब वो सॉलिडिफाई होता है, तो आपस में श्रिंक करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपना साइज को घटाता है। क्यों घटाता है? क्योंकि मोल्टन मेटल में क्या होता है, ड्यू टू कोहेसिव नेचर, मोल्टन मेटल आपस में जो मोल्टन का मोलिक्यूल्स होता है वो आपस में कॉन्टैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन के चलते वहाँ पे स्पेस बनने लगता है, कोहेसिव नेचर के चलते, ठीक है। जिसके चलते होता है वो घट जाता है उसका साइज, और घट जब जाता है तो साइज छोटा हो जाता है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं वो मैं बताऊंगा। फिर बात करेंगे ड्राफ्ट अलाउंसेस। तो ड्राफ्ट में क्या होता है, इसमें टेपर अलाउंसेस, जैसे आप देखते हो ना आइसक्रीम कुल्फी, तो कैसा होता है, साइज आपका इस तरह का कुछ होता है, आप देखेंगे ना कुल्फी कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या एरिया यहाँ पे कम रखा गया है, क्यों? ताकि जब उसको निकाले ना, आइसक्रीम बनने के बाद जो निकाले या कुल्फी को निकाले तो इजी तरह से रिमूव हो जाए, उसका बगल साइड का जो वॉल है वो टूटे ना, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग टेपर देते हैं या फिर ड्राफ्ट बोलेंगे। मशीनिंग क्यों? मशीनिंग में जैसे मैं कहा सरफेस फिनिश खराब मुझे मिलता है कास्टिंग के बाद, तो सरफेस को मुझे फिनिशिंग करना पड़ेगा, तो एरिया घटेगा, तो फिर से अलाउंसेस देना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा, राइट। फिर सेकिंग, सेकिंग में क्या करते हैं, कभी कभी कुछ चीज को निकालने के लिए ना हम लोग सेक करते हैं, थोड़ा हिलाते हैं, तो पैटर्न को जैसे हम लोग हिला के बाहर निकालेंगे ना तो बड़ा हो जाएगा, समझ आया कि नहीं। तो इसमें हम लोग नेगेटिव अलाउंसेस लेके चलेंगे, हम लोग पैटर्न को और छोटा लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि 8 mm का अगर हम लोग पैटर्न लेते हैं, मान लो ये 8 mm का पैटर्न लिया, अब 8 का है, ठीक है, तो हम लोग अगर 10 बनाना है तो 8 का पैटर्न लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि सैंड में हम लोग, मान लो ये सैंड है, ठीक है, इसके अंदर ये मेरा मोल्ड बॉक्स है, इस मोल्ड बॉक्स के अंदर मैंने क्या करा, पैटर्न को डाल दिया, तो ये 8 mm का पैटर्न है, 8 mm का पैटर्न है, जबकि मुझे 10 चाहिए लेकिन हम लोग 8 लिए। क्यों? क्योंकि इसको जब बाहर निकालेंगे ना तो सेक करके हिला के, तो जैसे हम लोग लेफ्ट राइट आगे पीछे करेंगे ना तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होकर ऑटोमेटिक ये क्या बन जाता है, 10 हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये मेरा 10 हो जाएगा जो मुझे चाहिए होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या यहाँ पे करेंगे, छोटा लेके चलेंगे, नेगेटिव अलाउंसेस, समझ आए। देखो भाई श्रिंकेज में, ड्राफ्ट में, मशीनिंग में पॉजिटिव अलाउंसेस लेके चले, समझ आया कि नहीं। मैं आपको डिटेल बताऊंगा लेकिन फिर भी जान लो, पॉजिटिव लेके चले, क्योंकि क्या होगा, श्रिंकेज में श्रिंक करता है, छोटा हो जाता, तो बड़ा लेके चलेंगे। ड्राफ्ट में भाई, ड्राफ्ट में क्या करेंगे, हम लोग निकालते हैं तो टेपर प्रोवाइड करेंगे तो बड़ा लेके चलेंगे। अगर मशीनिंग बात करेंगे तो मशीनिंग करके छोटा कर देंगे तो बड़ा लेके चलेंगे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग पैटर्न को छोटा लेके चलेंगे, क्योंकि हिलाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए पहले छोटा लेके चलेंगे। सेम आ जाता है मेरा डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंसेस। ये क्या होता है कि ड्यू टू एक्सपेंशन के चलते, थर्मल एक्सपेंशन के चलते, हीट के चलते, अगर मुझे इस तरह का मुझे पैटर्न कोई बनाना है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है ना, ये सिकुड़ के ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाएगा, मतलब थर्मल हीट के चलते वो बेंड हो जाता है। तो हम लोग पहले ऐसा बेंड लेके ही चलेंगे पैटर्न को, ताकि ऑटोमेटिकली हीट के चलते वो इधर सीधा हो जाए। ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा। ये एक्सपीरियंस वाला जो ऑपरेटर होता है उसको पता होता है कि जिधर भी जाएगा, मान लो हो सकता है कि हम लोग ऐसे पैटर्न को रखेंगे तो ये ऐसा मोड़ के ऐसा हो जाएगा, हो सकता है इधर थोड़ा फैल जाएगा, तो पहले पैटर्न को हम लोग टेढ़ा लेके चलेंगे, जैसे वो कास्टिंग होगा हीट के चलते ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा, समझ आया कि नहीं। तो ये सब का सब अलाउंसेस होता है। अब चलिए इसको हम लोग डिटेल वाइज पढ़ते हैं। जो बच्चा कभी ना कभी इस सब के बारे में पढ़ा होगा ना तो अभी ही समझ गया होगा कि इसमें एक मेरा जो होता है, एक होता है खाली नेगेटिव अलाउंसेस, दैट इज कॉल्ड योर सेकिंग और रैपिंग अलाउंसेस, बाकी सब का सब जो है पॉजिटिव होता है। एंड डिस्टॉर्शन वाला तो आपका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सबसे जो आप लोग का इंपॉर्टेंट अलाउंसेस होता है ना, वो आपका होता है यही वाला, दैट इज कॉल्ड योर सेकिंग और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस। तो इसको मैं पहले VVI कर देता हूँ। यहाँ से मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आपको पूछेगा तो यहाँ से 100% पूछता है, क्योंकि यहाँ से ग्राफ भी पूछा जाता है से आपका श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस से, और यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। इजी रहता है पर पूछा जा सकता है, या ग्राफ वाला या फिर डायग्राम वाला भी क्वेश्चन आपको आएगा। कैसा आएगा देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि व्हाट डू मीन बाय सर जी श्रिंकेज, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस कहते हैं, तो जैसे मैंने कहा ये क्या कहता है, ये सिंपल ये कहता है कि जब भी हम लोग मोल्टन मेटल को प्री डिफाइंड कैविटी में पोर किया जाता है, तो जब वो सूखता है, जब वो सॉलिडिफाई होता है तो वो कॉन्ट्रैक्शन करता है।
कॉन्ट्रैक्ट करता है, श्रिंक करता है, अपने साइज को घटाता है। क्यों साइज को घटाता है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन अपने एरिया को कम करता है। क्यों कम करता है? क्योंकि कोहेसिव नेचर के चलते। यू नो दैट मोल्टन मेटल में, भाई आपको पता ना कोहेसिव और एडेसिव क्या होता है? कोहेसिव मतलब होता है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड आपका कोहेशन। एडेशन क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे आप लो एक ग्लास ऑफ वाटर, आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया, आपने ग्लास ऑफ वाटर लिया, आप ग्लास ऑफ वाटर के में क्या है भाई? ढेर सारा पानी है, पानी का ड्रॉपलेट है, ये ड्रॉपलेट है। अब देखो इस ड्रॉपलेट में अगर मैं जूम करके देखूं तो यहाँ पे दो तरह का अट्रैक्शन आता है। एक तो पहला ड्रॉपलेट और दूसरा ड्रॉपलेट के बीच में अट्रैक्शन आता है, ताकि पानी और पानी बूंद। जैसे आप लोग टेबल लो और टेबल में क्या करो ना, पानी का एक ड्रॉप रखो। जैसे पहला ड्रॉप रखते हो ना और दूसरा ड्रॉप और एक गिराते हो, तो जैसे इसके ऊपर में और एक ड्रॉप गिराते हो तो यह बड़ा हो जाता है, ड्रॉप आपस में अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्ट होकर बड़ा सा ड्रॉप बन जाएगा, दोनों मिल जाता है। दोनों अलग अलग तो होता नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? सरफेस टेंशन के चलते एरिया को कम करता है। और ड्यू टू कोहेशन नेचर, कोहेशन नेचर क्या होता है या कोहेसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जिसमें टू सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे एक पहला भी वाटर है और दूसरा भी वाटर है, तो वाटर वाटर ड्रॉपलेट आपस में अट्रैक्ट करता है। अब आता है कि एडेशन फोर्स, एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स क्या होता है? टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जब आपस में अट्रैक्ट करता है ना, उसको एडेशन करता है। ये कहां से देखने मिलेगा? इसी ग्लास में ही देखो। ग्लास में एक तो आपको दिख रहा होगा क्या? वाटर ड्रॉपलेट। लेकिन एक आपका जो ग्लास है, ग्लास यानी कांच है, आप देखोगे ना पानी जब पूरा का पूरा ग्लास से बाहर कर दोगे फिर भी कुछ आपका ड्रॉपलेट जो है ना कांच में चिपका रहता है, ग्लास में चिपका रहता है, ग्लास से चिपका हुआ रहता है। तो क्यों चिपका रहता है? एक तो आपका यहाँ पे जो ड्रॉपलेट है वो कांच का ड्रॉपलेट है और आपका एक वाटर का ड्रॉपलेट है। एक ग्लास का ड्रॉपलेट जी फॉर ग्लास और एक वाटर का ड्रॉपलेट। तो यहाँ पे आप जो दो मॉलिक्यूल्स है ना, रेड वाला समझ लो ग्लास का है एंड जो आपका ब्लू वाला है वो वाटर का है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बीच में अट्रैक्शन आ रहा है, तभी ना पानी निकालने के बावजूद कुछ बूंद चिपका हुआ रहता है। तो यहाँ पे जो आपका फोर्स लगता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एडेशन फोर्स। और यहाँ जो वाटर वाटर के बीच में लगा इसको बोलते हैं कोहेशन फोर्स। और ये कोहेशन फोर्स सरफेस टेंशन के चलते होता है, वो एरिया को घटाता है। इसलिए कभी भी पानी की बूंद को अगर आप कहीं टेबल में गिराओगे ना तो देखना ये बूंद की तरह इस तरह खड़ा हो जाता है, इस तरह का खड़ा हो जाएगा, ठीक है। वो कभी फेल नहीं जाएगा। सरफेस टेंशन जिसमें कम रहेगा ना वो क्या होता है? फैल जाता है। जैसे आप ऑयल रखो वो इस तरह करके फैल जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, ठीक है। लेकिन वाटर ड्रॉपलेट खड़ा क्योंकि उसका सरफेस टेंशन अच्छा होता है, तो सरफेस टेंशन एरिया को कम करता है। समझ आए मेरी बात की नहीं? तो ये चीज है। ये ऑयल में और होता है, मैंने ये बता दिया, ठीक है, वो और ड्रॉप जैसा बनेगा। तो यहां पे मैंने क्या कहा, ठीक है, एकदम हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मैं आप लोग को A to Z बताऊंगा, आप लोग को ये मान के चलूंगा कि आप लोग का कुछ भी नहीं आता है, आप लोग तेज हो, बहुत तेज हो, लेकिन मैं मान के चलूंगा ताकि मैं बेसिक से बताऊंगा ताकि फर्दर कभी आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप लोग को आता तो रिवीजन होते आ रहा है। तो मैंने ये क्या करा कि भाई ये सिंपल क्या कहता कि मेरा श्रिंक करता, कॉन्ट्रैक्शन करता है। चलिए अब बारी आता है कि मैंने क्या कहा, जब मोल्टेन मेटल को पोर किया जाता है, पोरिंग मतलब होता है डालना, उड़ेलना, ठीक है। जब वो उड़ेला जाता है तब वो क्या होता है? मेरा श्रिंक करता है, केविटी में आता है, फिर ये श्रिंक करने लगता है। अब यहां पे क्या समझा गया इस ग्राफ में? इस ग्राफ में ये समझा गया कि जब हम लोग पोरिंग करते हैं तो वो तो हाई टेम्परेचर में रहता है, क्योंकि उस समय पे मान लो आयरन का कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो आयरन मेरा भी लिक्विड फॉर्म में है, पानी के फॉर्म में है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर में है। आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है? शायद 1500 के आसपास होता है। तो जब तक नहीं 1500 के पार जाएंगे, 1550-60 जाएंगे, तब तक वो मेल्ट होगा नहीं। तो तब जाके वो बन जाएगा आपका लिक्विड फेज में। तब उसको हम लोग क्या करेंगे? पोर करेंगे, और वो आपका स्क्रू के थ्रू, रनर के थ्रू और गेट के थ्रू जाके केविटी में इंटर कर जाएगा। इंटर करने के बाद वो मेरा सोलिडिफाई होगा। तो लिक्विड से सॉलिड होने तक वो जो आपका, जब तक वो फेज चेंज होता है ना, यानी कि लिक्विड से पहले ठंडा होगा, फिर फेज चेंज करेगा सॉलिड, फिर ठंडा होकर रूम टेम्परेचर, तब तक वो कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है, यानी कि अपने आप का एरिया को कम करते रहता है, कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, श्रिंक होते रहता है। तो देखो वही यहाँ पे समझाया गया सिंपल। यहाँ देखो टीपी है, टीपी करने का मतलब टेम्परेचर ऑफ पोरिंग, या भी पोरिंग टेम्परेचर, P फॉर पोरिंग, T फॉर टेम्परेचर। जब हम लोग पोर करते हैं तब से लेकर यहाँ देखो T एम्बियंट है, यानी कि एम्बियंट टेम्परेचर, तब तक ये टेम्परेचर देखो ड्रॉप करते रह रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है? टेम्परेचर ही ड्रॉप कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर मेरा ड्रॉप कर रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे घटते जा रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे घट रहा है। मतलब सबसे पहले लिक्विड फेज में है, फिर वो ठंडा हुआ, फिर चेंज करेगा लिक्विड से सॉलिड की ओर आएगा, और ठंडा हुआ, फिर होते होते वो एम्बियंट टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर जिसको आप टच कर सको वहां तक आएगा, और तब तक ये मेरा श्रिंक करते रहेगा। अब इसमें
अलग अलग मेरा फेज आता है, अलग अलग टाइप का श्रिंकेज होता है। जब लिक्विड फेज में होता है उसको लिक्विड श्रिंकेज कहा जाता है, जब फेज चेंज करता है तब उसको सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज कहते हैं, और जब मेरा सॉलिड फेज में आता है तब भी ठंडा होता है तब उसको सॉलिड श्रिंकेज कहता है। तो 3 तरह का श्रिंकेज यहाँ पे देखने को मिलता है, पोरिंग से लेकर आपके एम्बिएंट टेम्परेचर तक आने तक लिक्विड मेटल का, जब तक आपका प्रोडक्ट पूरा सॉलिड ना हो जाए। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके कौन कौन सा यहाँ पे आता है। तो सबसे पहले आया टीपी, यानी कि ए जो यहाँ पे दिखाया गया, ए में दिखाया गया कि ए जो आपका टेम्परेचर ये आपका पोरिंग टेम्परेचर है। अब पोरिंग टेम्परेचर से सेकंड टेम्परेचर यहाँ पे दिखाया गया टी एफ। टी एफ मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर। फ्रीज मतलब जब जम जाता है, जैसे पानी है, ये पानी समझ के आप चलो, पानी अपने फ्रिज में रखा, तो पानी जब हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो आइस बनाते हैं ना, आइस क्यूब बनाते हैं, तो वो वहाँ पे जम जाता है ना, जम गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये टेम्परेचर ड्रॉप किया ना, यहाँ पे लिक्विड श्रिंकेज हो रहा है, मतलब यहाँ भी श्रिंक हो रहा, तभी ना श्रिंक होते होते तब ना वो फ्रीज होगा। तो श्रिंक हो रहा, तो कैसा श्रिंकेज हो रहा है भाई, लिक्विड फेज में अभी है ना, इसलिए इसको लिक्विड श्रिंकेज कहते हैं। और यहाँ पे एल क्या शो कर रहा है, एल शो कर रहा है कि जो मेरा मोल्टन मेटल है, मोल्टन मेटल है वो किस फेज में है, अभी मेरा लिक्विड फेज में है। यहां तक, इस तक टी एफ तक, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर तक। भाई टी एफ में देख रहे हो कांस्टेंट टेम्परेचर में वेरी कर रहा है, मतलब यहां से लिक्विड से सॉलिड फेज में चेंज हो रहा है। यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, फेज चेंज कर रहा है, फेज चेंज कर रहा है। अब लिक्विड से सॉलिड हो गया एट फ्रीजिंग, यानी कि यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि ड्यूरिंग फ्रीजिंग प्रोसेस लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, तो यहाँ पे सॉलिड हो रहा, तो इस टाइम पे भी श्रिंक होगा, क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर तो धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, सॉलिड जब मेरा जो लिक्विड है सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा तब भी श्रिंक करता है। तो इस टाइम पे जो श्रिंकेज होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। सॉलिड नहीं बोल रहे हैं, ना ही लिक्विड बोल रहे हैं, सॉलिडिफिकेशन मतलब सॉलिड की ओर आ रहा है, तब भी कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है मेरा मेटल में, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। तो इस टाइम पीरियड में जो मेरा मेटल है, अगर कोई बोल दे मोल्टन मेटल है, वो किस फॉर्म में रहेगा, तो इस टाइम पीरियड में जो मोल्टन मेटल होता है ना, मोल्टन मेटल वो मेरा लिक्विड में भी होता है और सॉलिड में भी होता है। यहाँ लिक्विड ओनली था, यहाँ लिक्विड और सॉलिड दोनों में, क्योंकि देखो लिक्विड से सॉलिड हो रहा है ना, तो दोनों फेज में ये हो सकता है। समझ आया कि नहीं। चलिए अब ये मेरा सॉलिड बन चुका है, लेकिन अभी भी गर्म है। जैसे होता नहीं कि आप आयरन को चूल्हा में डाल दो या फिर कोई फर्नेस में डाल दो तो गर्म रहता है ना, अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है बट सॉलिड हो गया। तो अब इसको रूम टेम्परेचर चलाना है। रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर होता है, जिसमें आप टच कर सकते हो। जैसे आपका बॉडी रहता है, हम लोग का भाई कितना रहता है बॉडी टेम्परेचर 37, मतलब उससे भी कम रूम टेम्परेचर 25-26 इस तरह का टेम्परेचर तक, यानी कि कोई भी टच कर सकता है। तो यानी और टेम्परेचर ड्रॉप करेगा तो फिर से टेम्परेचर ड्रॉप करता है, टेम्परेचर ड्रॉप करके टी एम्बिएंट तक आ जाता है, मतलब रूम टेम्परेचर फिर एम्बिएंट टेम्परेचर आता है। तो यहां तक भी मेरा फिर से श्रिंक करेगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो भाई अभी कौन सा फेज में है मेरा, मोल्टन मेटल। तो ये मेरा मोल्टन मेटल जो अभी लिक्विड सॉरी एस बोल रहे हैं, एस होगा ना, यहाँ सॉलिड में आ गया। तो मोल्टन मेटल सॉलिड स्टेट में, इसीलिए यहाँ पे जो श्रिंकेज होता है उसको सॉलिड श्रिंकेज कहा जाता है। तो 3 तरह का श्रिंकेज देखने को मिलेगा। एक मेरा हो गया लिक्विड श्रिंकेज, जब मेरा लिक्विड फेज में जो है टेम्परेचर ड्रॉप कर रहा है और वो लिक्विड स्टेट में तब वो श्रिंकेज हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। फिर जब वो फेज चेंज कर रहा है लिक्विड से सॉलिड की ओर, उस टाइम पीरियड में श्रिंकेज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज कहते हैं। जब मेरा मोल्टन मेटल लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों में रहता है। और एक आपका थर्ड, जब मेरा सॉलिड होने के बाद वो रूम टेम्परेचर आता है, पूरी तरह से ठंडा होता है, तब जो मेरा श्रिंकेज होता है उसको हम लोग सॉलिड श्रिंकेज कहते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो मोल्टन मेटल है वो मेरा सॉलिड हो चुका रहता है, तो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। समझ आया कि नहीं। ये 3 चीज होता है। अब बारी आता है कि सर इस सबको कंपनसेट कौन करता है। कंपनसेट करने का मतलब भाई जितना आपने डाला, जितना आपका डायमीटर का, मान लो कोई सिलेंड्रिकल चाहिए तो उसका डायमीटर तो घट जाएगा ना, क्योंकि श्रिंक हो जा रहा है। या फिर कोई स्क्वायर साइज बना रहे, कोई क्यूब साइज बना रहे हो तो वो तो घट जाएगा। कहने का मतलब समझो यहाँ पे कि मान ले मैंने इस तरह का क्यूब में बना रहा हूँ, जस्ट अ मिनट है समझाने के लिए। ये क्यूब है और क्यूब चूंकि है तो इसका हर साइड सेम होगा। मान लेते हैं 10 mm का है, 10 mm हम लोग लेके चलते हैं, आइडियल हमेशा मैं 10 ही लेके चल रहा हूँ तो 10 ही लेके चलते हैं, समझ लेके बेटर होगा। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, हर साइड मेरा कितना का 10 mm का है, 10 mm का है, ठीक है। और इधर भी मेरा 10 ही mm का है, 10 mm का है, 10 mm का मुझे चाहिए। लेकिन मैंने क्या करा, जब मेरा मोल्टन मेटल को पोर किए, ठीक है, और जब केविटी के अंदर चल गया, ये मान लो केविटी के अंदर है,
दिस इज माई केविटी। केविटी के अंदर जब गया तो श्रिंक कर जाएगा, और श्रिंक करके ये आपका क्या करेगा, हर साइड से एक एक में श्रिंक करके ये मेरा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा, ये 8 हो जाएगा। ये मेरा 8 हो गया इस तरह से। ये इधर भी मेरा 8 है, इधर भी 8 है, आधा 8 है। तो अब मेरा कितना क्यूब मिल गया, 8 वाला क्यूब मिल गया, तो मेरा घट गया। अब जो आपको बनाने बोला था वो 8 mm का ना बोल के 10 mm का बोला था, तो वो तो घाटा हो गया, ये तो डिस्टोर्ड हो गया। मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो डिस्टोर्ड हो गया, खराब हो गया, कि मुझे 10 mm का ही जरूरत है। अब क्या होगा, ये काम करेगा नहीं करेगा, तो यहां पे क्या करेंगे, मुझे इसको कंपनसेट करना पड़ेगा, और वो श्रिंकेज तो होगा ही होगा। तो कंपनसेट करने का मतलब इसका कोई भरपाई करने वाला होना चाहिए, लिक्विड श्रिंकेज का, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज का, सॉलिड श्रिंकेज का। तीनों टाइम पे जो मटेरियल घट रहा है, यहां भी क्या हुआ, मोल्टन मेटल जो है वो घटा, यहां भी मोल्टन मेटल घट गया मतलब श्रिंक कर रहा है। तो उस टाइम पे कैसा होना चाहिए, जो जितना घट रहा ना वो उसका भरपाई करते रहे, ताकि जितना साइज का मुझे चाहिए उतना साइज का ही मिले। तो इसके लिए भरपाई करने के लिए हम लोग राइजर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, राइजर का यूज करते हैं। लेकिन राइजर मेरा सॉलिड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज का ही कंपनसेट करता है, लेकिन जो आपका सॉलिड श्रिंकेज होता है ना उसको कंपनसेट किया जाता है पैटर्न के द्वारा। इसीलिए देखो यहाँ पे जो लिक्विड के टाइम पे श्रिंक कर रहा है, और जो सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे, यानी कि जब लिक्विड से सॉलिड स्टेट की ओर जा रहा है, तो इन दोनों के टाइम पे जब मटेरियल घट रहा ना, जो मोल्टेन मटेरियल घट रहा, श्रिंक कर रहा, उसका कंपनसेट किसके द्वारा किया जाता है, राइजर के द्वारा। कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। एंड अगर सॉलिड श्रिंकेज मतलब जब सॉलिड हो गया, क्योंकि देखो बेसिकली जो राइजर यूज करते हैं ना, राइजर भी एक ऐसा जगह यूज करते हैं जहां पे मोल्टेन मेटल रखा जाता है कि वो घटते जाए और डालता जाए। लेकिन राइजर का यूज इसलिए नहीं कर सकते हम लोग सॉलिड श्रिंकेज में, क्योंकि सॉलिड अब बन चुका है ना। इस पॉइंट के बाद देखो, ग्रीन से मैं समझाता हूं, ये जो है इस पॉइंट के बाद वो सॉलिड हो चुका है। तो सॉलिड के बाद अब मोल्टेन मेटल डालेंगे नहीं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में राइजर भी सॉलिड हो चुका रहता है, राइजर के अंदर का भी मेटल जम चुका रहता है, और ये तो सॉलिड हो ही गया है। तो अब ये मेरा राइजर काम नहीं करेगा। तब यहाँ पे जो इसको कंपनसेट करता है ना, वो मेरा करता पैटर्न, यानी कि पैटर्न को ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा जितना वो श्रिंक करेगा। क्योंकि ये मेरा राइजर के थ्रू किया जाता, लेकिन हम लोग पैटर्न को भी बड़ा बनाना पड़ेगा। वो पहले ही हम लोग करके देंगे कि भाई राइजर इतना मेरा कंपनसेट कर देगा, बाकी जो नहीं कर पाएगा वो राइजर हम लोग बड़ा बना के चलेंगे। समझ आए मेरी बात की नहीं। अब चलो देखते हैं कि राइजर कैसे यूज होता है, क्यों राइजर को यूज किया जाता है, और कैसे ये कंपनसेट मेरा करता है, उसके बारे में समझते हैं। राइट, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे जो भी चीज़ मैं बताऊंगा उसको बड़ा एकदम प्यार से समझना है, ध्यान से समझना है। एक बारी ना समझ आए तो दूसरा बारी देखना है, ताकि कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि आप लोग को मिस ना हो। चलिए देखो, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ सबसे पहले कि सर जी 2 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को बनना चाहिए। एक पहली बात, राइजर का नाम राइजर क्यों पड़ा, नाम से ही पता चला राइज करना, नहीं बोलता है कि भाई राइज ऑफ किसी भी चीज़ का हम लोग राइज देखते हैं, राइज ऑफ इंडिया, इंडिया कैसे राइज किया, फिर राइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी का राइज करना माने बढ़ना, कहने का मतलब सिंपल है बढ़ना, राइज माने बढ़ना। अच्छा ठीक। दूसरा चीज मेरा जो भाई कितना मटेरियल चाहिए, केविटी मान लो, दिस इज योर केविटी, एक सेकंड, ये मेरा केविटी है, थोड़ा डार्क लिख देते हैं, ठीक है, ये मेरा केविटी है, ठीक है, ये मेरा केविटी है। ये बेसिकली आपका रनर है, ये आपका स्प्रू है, और यहां पे भी हम लोग जो है स्प्रू, ये बेसिन रहता है, इस तरह करके बेसिन एक रहता है। चलो ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लेडल के थ्रू या फिर कोई कंटेनर के थ्रू क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मोल्टेन मेटल को यहाँ पे मोल्टेन मेटल को डाला जाता है। एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर से लाते हैं और मोल्टेन मेटल को स्प्रू में डाला जाता है। पहले तो ये स्प्रू के थ्रू आता है, ठीक है, स्प्रू के थ्रू मोल्टेन मेटल मेरा आ रहा है, मोल्टेन मेटल आया, फिर ये रनर के थ्रू जाया, और ये आपका गेट कहलाता है। ये जो है ना, ये जहाँ पे पास करा, गेट मतलब कैसे, घर का गेट होता है, घर का हम लोग का दरवाजा होता है, गेट जिससे हम लोग रूम के अंदर जाते हैं। तो ये बेसिकली दिस इज योर केविटी मतलब इस तरह का मुझे शेप बनाना है, ये यहां से लेकर यहां तक का, दिस इज योर शेप ऑफ दी प्रोडक्ट, जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा यहीं से, यही मेरा शेप जो है ना, जो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूं, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि ये मेरा कास्ट प्रोडक्ट है, कास्ट प्रोडक्ट जो मुझे बनाना है ना, ये ब्लू तरह का मुझे क्या बनाना, प्रोडक्ट बनाना है। तो यहां से इंटर कहां कर रहा है, इस गेट से कर रहा है, इसी गेट से, इसलिए इसको गेट कहते हैं। तो गेट के थ्रू मेरा मोल्टेन मेटल इंटर करेगा केविटी में, और केविटी के बाद ये सॉलिडिफाई होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, पूरा जो है सबको तोड़ देते हैं। यहाँ पे सबको तोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ रनर को तोड़ देते हैं, स्प्रू को तोड़ देते हैं, राइजर को तोड़ देते हैं, और ये पूरा का पूरा किसके अंदर है, पूरा का पूरा एक मेरा मोल्ड बॉक्स के अंदर है, उस मोल्ड बॉक्स को भी हम लोग तोड़ देते हैं। तब जाके मेरा ये केविटी ओनली बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा बाहर, सिर्फ इस तरह का मुझे प्रोडक्ट मुझे यहाँ से मिलेगा, ऐसा।
ऐसा मुझे यही मेरा प्रोडक्ट फाइनल मिलेगा, ये प्रोडक्ट मुझे फाइनल मिला, ठीक है, ये फाइनल मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे मिला। अब इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम लोग, फिनिशिंग वगैरह करेंगे और मेरा बन गया, ये मुझे मेरा प्रोडक्ट मिला। अब ये आयरन का बना रहे हैं, कोई येलो का बना रहे हैं, जिस भी मटेरियल का बना रहे हैं वो बन जाएगा। नाउ बारी यहाँ पे ये आता है, कोई आपसे अगर बोले कि केविटी में कितना मोल्टन मेटल चाहिए, वो कौन बताता है, वो कौन बताता है? एक तो चीज़ आपको ये बताता है कि भाई जितना वॉल्यूम है ना, जितना वॉल्यूम बनेगा उतना ही मोल्टन मेटल हम लोग देंगे, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है। आप समझे नहीं होंगे कि मैंने क्या कहा। मैं सिंपल कहा कि आपसे बोलेंगे, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये बताइए कितना सर, जैसे बोलेगा कि प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि 1 kg का 1 kg लगभग मैं बना रहा हूं कोई भी कास्ट, ये जो केविटी के अंदर मेरा प्रोडक्ट बनेगा ना वो 1 kg का होने वाला है। तो आपने क्या करा, 1 kg मोल्टन मेटल को पिघाला, तो क्या 1 kg से कम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यू नो दैट मेरा मोल्टन मेटल जब यहाँ फिल करेंगे तो स्प्रू पे भी तो मोल्टन मेटल आएगा ना, यहाँ भी आपका सॉलिडिफाई हो जाएगा, मेरे यहाँ रनर पे भी आ जाएगा, बेसिन, स्प्रू बेसिन इसको कहते हैं, नीचे वाला को बेसिन कहते हैं, ठीक है, स्प्रू बेसिन कहते हैं, ठीक है। तो ये स्प्रू बेसिन में भी मोल्टन मेटल को जम जाएगा, रनर में, राइजर में भी जम जाएगा, ये सब में जम जाएगा, जबकि ये सब का कोई यूज नहीं है, ये सबको तो काट के हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम तो सिर्फ केविटी के अंदर का ही मोल्टन मेटल है। यानी कि मुझे अगर 1 kg का कोई बनाना है तो उससे, या फिर 1 लीटर का बनाना, तो उससे ज़्यादा मुझे मोल्टन मेटल को मेल्ट करना पड़ेगा, या फिर जो आपका जिससे भी बना रहे हो उसको ज़्यादा मुझे मेल्ट करना पड़ेगा। तो ये कौन डिफाइन करता है? ये मेरा पता लगाते हैं थ्रू दी राइजर। राइजर मेरा पता लगता है कि कितना मुझे मोल्टन मेटल चाहिए होगा। अब बारी आता है कैसे सर? तो देखो डियर स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो, एक होता टॉप व्यू, एक होता फ्रंट व्यू। तो जब फ्रंट से देखते हो ना, आपको फ्रंट व्यू से ही दिख रहा है, लेकिन टॉप व्यू से देखोगे ना तो आपको ये वाला एक हॉल दिखाई देगा, ठीक है, एक सेकंड, आपको सिर्फ 2 हॉल दिखाई देगा यहाँ पे, एक आपको दिखाई देगा ये वाला, ठीक है, और एक आपको दिखाई देगा ये वाला, एक राइजर का हॉल दिखाई देगा, और एक आपका जो स्प्रू का हॉल है वो दिखाई देगा, बस यही 2 हॉल दिखाई देगा। तो जब यहां से आप मोल्टन मेटल को डालोगे, यहां पे जब आपको पोर करोगे मोल्टन मेटल को, तो कब तक पोर करते रहना है? जब तक ये मेरा फिल करते हुए आए, यहां तक आए, यहां तक आए, पूरा नीचे से भरते भरते ऊपर की ओर भरते हुए जाएगा, भरते भरते मेरा राइजर से बाहर ना निकलने लगे कि राइजर मेरा फुल हो गया, तब तक हम लोग यहां से स्प्रू बेसिन से डालते जाएंगे हम लोग मोल्टन मेटल को। तो मेरा कौन यहां आइडेंटिफाई कर रहा है? राइजर आइडेंटिफाई कर रहा है, जो हम लोग जस्ट कास्टिंग के ऊपर लगाते हैं, केविटी के जस्ट ऊपर हम लोग लगाते हैं राइजर को। समझ है मेरी बात की नहीं? तो बेसिकली कितना मोल्टन मेटल का जरूरत है वो मेरा कौन बताता है? राइजर बताता है। ये हुआ पहला काम राइजर का। दूसरा काम ये होता है कि समझो मेरी बात, हम लोग क्या करते हैं ना, राइजर के दोनों तरफ ऐसा हम लोग मटेरियल लगाते हैं जिससे मेरा राइजर जो है वो हीट रहे, गर्म रहे, जल्दी ठंडा ना हो, यानी कि इससे हम लोग, इससे हीट ना पार हो यानी कि सॉरी, इसके दोनों तरफ हम लोग एडियाबेटिक वॉल बनाते हैं। एडियाबेटिक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, जहां से हीट मेरा पास नहीं करता है। क्यों ऐसा लगाते हैं? इसके चारों ओर वॉल में हम लोग एडियाबेटिक वॉल लगाते हैं ताकि हीट मेरा पार ना हो, ताकि हीट नहीं पार होगा तो ज़्यादा देर तक ये गर्म रहेगा। क्यों? मैं रीजन बता रहा हूँ। जब मोल्टन मेटल हम लोग स्प्रू से डालते हैं डियर स्टूडेंट, डालते हैं, फिर ये स्प्रू बेसिन से होते हुए, रनर से होते हुए, गेट से होते हुए, जब ये केविटी को फिल करते हुए जाता है ना, तो देखो जब डालेंगे तब तो वो गर्म है, पूरा लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन जैसे डालेंगे वो तुरंत ही वो सोलिडिफाई होना स्टार्ट करने लगेगा, सूखना स्टार्ट करने लगेगा। तो जैसे जैसे अंदर आते जाता है ना, ये सूखते जाता है, स्प्रू भी सूखते हुए जाता है, रनर के अंदर का भी सूखते हुए जाता है, और केविटी में भी सूखते हुए जा रहा है, मतलब सोलिडिफाई होते हुए जाता है। तो उस टाइम पीरियड में जब ये मेरा केविटी मान लो पूरा फिल हो गया, पूरा डाल गए, और जैसे जैसे सोलिडिफाई होगा ये श्रिंकेज करते हुए जाएगा। मतलब पहले ये पूरा फुल से फुल यहाँ तक था, फिर ये श्रिंकेज करके इतना हो गया, फिर श्रिंक करके इस तरह का, मतलब श्रिंक होते हुए जाएगा, घटते हुए जाएगा। तो उस टाइम पे भरपाई कौन करता है? भरपाई मेरा फिर से मोल्टन मेटल डाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि स्प्रू के अंदर का मोल्टन मेटल सोलिडिफाई हो चुका है, रनर के अंदर का मोल्टन मेटल सोलिडिफाई हो चुका। तब यहाँ पे राइजर काम आता है, क्योंकि राइजर में चारों तरफ हम लोग एडियाबेटिक वॉल क्रिएट कर देते ताकि वो गर्म ही रहे, क्योंकि हीट ट्रांसफर जब तक होगा, हीट बाहर नहीं जाएगा तब तक ठंडा होगा नहीं, सोलिडिफाई होगा नहीं। तो ये सबसे लास्ट में ठंडा होता है, सबसे लास्ट में सोलिडिफाई कहाँ का मेटल होता है? याद रखिएगा, राइजर का होता है, क्योंकि इसका काम रहता कंपनसेट करना। जब वो श्रिंकेज कर रहा ना, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा मेरा मोल्टन मेटल केविटी के अंदर, तो ये मेरा क्या करता है, इसका अंदर का जो मोल्टन मेटल है ना, ये जाते रहता है, और उस जो कमी है जो यहाँ पे घट गया ना, उसको फिलअप करते हुए रहता है, और किनारे किनारे में
जरूरत पड़ता है वो देते हुए रहता है। तो सबसे लास्ट में कौन मेरा सॉलिडिफाई होता है? राइजर। तो इसीलिए राइजर मेरा क्या करता है? कंपनसेट करता है कौन कौन सा आपके श्रिंकेज को, एक मिलता है लिक्विड श्रिंकेज को और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज को। अब देखो थोड़ा सा सेंस लगाओ कि राइजर का काम क्या है भाई? एक्स्ट्रा मेटल को फिल किए, पहले भाई स्प्रूस आया, फिर रनर में गया, फिर केविटी फुल करके, पहले केविटी फुल करता है, याद रखना, पहले भाई मेरा स्प्रू फुल करेगा, फिर रनर फुल करेगा, फिर केविटी फुल करेगा, उसके बाद मेरा राइजर की ओर चढ़ता है। तो सबसे लास्ट में पहुंचा तो ऑब्वियसली बात हो सबसे लास्ट में भी वो सॉलिडिफाई होगा, यानी कि सबसे ज्यादा मेटल जो मोल्टन मेटल है वो कहां का रहेगा? सबसे लास्ट तक यही रहेगा, क्योंकि सबसे पहले जहां गया वहां सबसे पहले आपका क्या होगा? सॉलिड होगा। तो सबसे पहले सॉलिडिफाई होता है किसका? केविटी का, फिर रनर का, फिर स्प्रू का, सबसे लास्ट में सॉलिडिफाई होता है राइजर का। और चूंकि चारों तरफ हम लोग एडियाबेटिक वॉल भी लगा देते हैं जिससे हीट मेरा ट्रांसफर होता नहीं है, तो मेरा बहुत देर तक मोल्टन मेटल रहता है। तो ये कब कंपनसेट करता है? ये मेरा लिक्विड, जब ये लिक्विड से आपका ठंडा होता है, लिक्विड जब ठंडा होता है तब ये आपका कंपनसेट कर सकता है, भरपाई जब श्रिंकेज करेगा, घटेगा मोल्टन मेटल तो भरपाई करेगा, और जब मेरा लिक्विड से सॉलिड की हो जाता है तब भी करता है। लेकिन जब एक बार मेरा पूरी तरह से सॉलिड हो जाता है, कौन? जब मेरा पूरी तरह से केविटी जो है वो सॉलिड हो गया, जम गया, ठीक है, और उसी टाइम पीरियड में रनर भी जम गया, स्प्रू का भी मोल्टन मेटल जम गया, और उसके बाद मेरा राइजर भी लास्टली जम ही जाता है। इसके बाद क्या? अब जो ठंडा होगा, मतलब सॉलिड होने के बाद भी थोड़ा बहुत तो श्रिंक करेगा, तो उस टाइम पीरियड में जो श्रिंक होता है उस टाइम पीरियड में राइजर काम नहीं आता है। तब कौन करता है? तब पैटर्न को ही, मान लो अब क्या होगा ना, अब समझना कि इतना बड़ा केविटी है लेकिन ये श्रिंक करके इतना हो गया, अब इतना हो गया, तो देखो केविटी से थोड़ा छोटा हो गया ना, अब भी श्रिंक किया, कितना श्रिंक किया? मैं ग्रीन क्लीन कर से दिखाता हूं, देखो यहाँ पे इतना श्रिंक किया, इधर इतना श्रिंक किया, इतना श्रिंक किया, इतना श्रिंक किया, अब भी इतना श्रिंक किया, सॉलिड होने के बाद भी। अब तो भाई राइजर से हम लोग मोल्टन मेटल पोर नहीं कर सकते हैं, अब ये कौन करेगा? तो अब कर ही नहीं सकता, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले ही पैटर्न जो बनाए थे ना, ये जो केविटी क्रिएट किए थे पैटर्न के थ्रू, पहले हम लोग क्या किए थे? एक बॉक्स में अंदर हम लोग इस तरह का लकड़ी का, मान लेते हैं लकड़ी ही लेके चलते हैं, वुड का पैटर्न लिए थे, फिर हम लोग यहाँ पे मोल्डिंग सैंड डाले थे, मोल्डिंग सैंड डाल के इसको रेमिंग किए थे, और रेमिंग डाल के बीच में ऊपर में था मेरा आपका CND कॉप एंड ड्रैग बॉक्स था। उसके बाद हम लोग कॉप ड्रैग को खोले थे, फिर ये जो आपका पैटर्न था इस पैटर्न को बाहर निकाले, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? यहाँ मेरा केविटी बन गया। ये मेरा पैटर्न को जैसे मैंने यहाँ पे बाहर निकाला ना, जो लकड़ी का पैटर्न था उसको मैं यहाँ पे बाहर निकाला, तो ये इसके अंदर क्या बन गया? केविटी बन गया। यही केविटी यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना, केविटी यहाँ पे बन गया। तो अब जो मैंने केविटी बनाया था ना वो मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि श्रिंक होकर छोटा हो जाएगा। समझ है मेरी बात की नहीं? तो यहाँ पे अब जो है ना श्रिंक, जो सॉलिड श्रिंक है, जो कंप्रेशन किसके द्वारा किया जाएगा? पैटर्न के द्वारा। जो पैटर्न था ना उसको हम लोग बड़ा लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे 10 mm को, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ जो है ना वो 10 mm का है, और सॉलिड होने के बाद ये श्रिंक हो गया 8 mm, तो मैं क्या करूंगा? 2 mm का घट रहा ना, तो पैटर्न को मैं लेके चलूंगा 12, यहां से लेकर यहां तक लेके चलूंगा 12, यानी कि अब जो मैं केविटी बनाऊंगा ना वो 10 ना होकर 12 mm का बनाऊंगा, क्योंकि जैसे ही सॉलिड होने के बाद श्रिंक करेगा तो अब मेरा 2 किया यानी श्रिंक होकर 10, तो 10 मुझे चाहिए और 10 मिल गया। और उससे पहले जो श्रिंकेज किया उसको कंपनसेट तो राइजर कर ही दे रहा है, समझ आया? तो इस तरह का श्रिंकेज को कंपनसेट करते हैं राइजर के द्वारा, और बाकी जो बचा वो पैटर्न के द्वारा किया जाता है, राइट। चलिए अब ये सभी चीज़ों को मुझे हटाना पड़ेगा, तो आई होप सो ये सभी चीज़ें जो मैंने बताया ना ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये एक लेंदी है, ठीक है, ये एक बड़ा सा जिसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से आपको भर भर के क्वेश्चन पूछता है। अलग अलग श्रिंकेज जो है किसके द्वारा किया जाता है? राइजर के द्वारा कंपनसेट कौन कौन सा श्रिंकेज को किया जाता था? आपको आंसर देना है लिक्विड श्रिंकेज और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज कंपनसेट बाय राइजर, लेकिन सॉलिड श्रिंकेज कंपनसेट बाय किसके द्वारा? पैटर्न के द्वारा, जो कि हम लोग एलांसेस देते हैं। वो पॉजिटिव भी दे सकते हैं और नेगेटिव भी दे सकते हैं। अच्छा एक चीज, एक सेकंड, ये सबको लिख ही देते हैं, ये स्प्रू रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया यहाँ से, तो यहाँ से आप टोटल मैंने आप लोग को बता दिए A to Z, यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ किसके किसके बीच लेते हैं? ये हम लोग लेते हैं टेम्परेचर, एक सेकंड, टाइम और टेम्परेचर के बीच, तो इधर आपका टेम्परेचर है और इधर टाइम के बीच लेते हैं। टाइम और टेम्परेचर के बीच में आपका ये ग्राफ लिया जाता है, और दिस इज योर कॉल पोरिंग टेम्परेचर। ये पोरिंग टेम्परेचर को यहाँ दिखाया जा रहा है
टीपी यानी पोरिंग टेम्परेचर को यहाँ ये दिखा रहा है। ठीक है, समझ आया? पोरिंग टेम्परेचर जब पोर किया जाता है, पोरिंग टेम्परेचर क्यों कर रहे हैं? जब उसको पोर करते हैं तो पोरिंग टेम्परेचर। ठीक है, जैसे मान लो आयरन को मेल्ट करना पड़ेगा। मेल्ट कितना में होता है? उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 1500 के आसपास, तो उससे ऊपर जाएंगे तब तो वो पोरिंग टेम्परेचर होता है ना। चलिए आगे कहा जी, तो यहाँ से आप ये भी समझ गए होंगे। और ये देखो यहाँ पे समझाया गया सिंपल भाषा में दैट लिक्विड और सोलिडिफिकेशन श्रिंकेज कंपनसेट बाय राइजर। लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड श्रिंकेज का अगर बात कहा जाए तो सॉलिड श्रिंकेज इज कंपनसेटेड बाय किसके द्वारा? आपका श्रिंकेज अलाउंसेस के द्वारा, जो कि पैटर्न में अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाता है। देखो यहाँ पे लिख दिया गया है, देखो कंप्लीटेड बाय दी या फिर कंपनसेटेड बाय दी, क्या ये हाईलाइट दिख रहा है ना यहाँ का? येलो से दे देते हैं। कंपनसेटेड बाय द प्रोवाइडेड श्रिंकेज अलाउंसेस ऑन दी पैटर्न। कहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं? पैटर्न में प्रोवाइड करता है, और इसमें राइजर के द्वारा कंपनसेट किया जाता है। राइट, गॉट इन माय पॉइंट और नॉट? चलिए इन दोनों को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर ही देता हूँ। चलिए इतना ओके, ये हाईलाइट नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो दिया गया है वही इसी को श्रिंकेज अलाउंसेस कहा जा रहा है। श्रिंकेज अलाउंसेस यहाँ कह रहा है, श्रिंकेज अलाउंसेस यहाँ पे कह रहा है। सेम चीज यहाँ पे लिखा गया है, श्रिंकेज अलाउंसेस, जो कि पैटर्न में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ पे 2 लाइन और यहाँ पे ऐड करा गया है, श्रिंकेज अलाउंसेस अप्लाइड ऑन लीनियर डायमेंशन। अच्छा, इसका क्या मतलब है बता देते हैं। लीनियर डायमेंशन मतलब देखो भाई, एक साइड में अगर 1 mm का करेगा तो दूसरा साइड में 2 mm और 1 mm का करेगा तो 2 हो गया टोटल। तो अगर आपको बोल दे टोटल श्रिंकेज हुआ 2 mm का तो 2 में मान के चलना। लेकिन अगर बोला है 1 mm हो रहा श्रिंकेज एक साइड में तो दूसरा mm भी होगा, दूसरा साइड में और एक होगा, यानी कि 2 कर देना है। नहीं समझ आया? देखो ये आपका 10 mm का था, हम लोग 10 ही लेके चलते हैं। ठीक है, बार बार 10 लेके चल रहे हैं, 10 mm का है। और मान लेते हैं कि श्रिंकेज 1 mm हो रहा है, 1 mm पर साइड बोलेगा। क्या बोलेगा? 1 mm पर साइड, पर सरफेस भी बोल सकता है। हर सरफेस में 1 mm का हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे श्रिंकेज कितना का? 1 नहीं 2 mm का होगा, क्योंकि एक पर सरफेस में 1 हो रहा है, यानी कि इधर 1 mm, इधर आपका 1 mm जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन कर गया, श्रिंक कर गया, तो इधर भी तो 1 mm श्रिंकेज करेगा, 1 mm इधर भी करेगा, यानी 2:2, इसलिए मैंने कहा 2 कर देना, इसलिए लीनियर डायमेंशन का बात करा गया। तो एक इधर एक इधर, अगर 2 बोला गया तो या 2 mm पर सरफेस तो 2:2 यानी कि 4 mm का टोटल श्रिंकेज देखने को मिलेगा। यानी कि अगर 10 था तो 6 हो गया, 4 का श्रिंकेज है। अगर 1 कम करके बोला तो 1 और 1 2, यानी कि 8 हो जाएगा। समझ आए चीज की नहीं? तो वो मेरा लीनियर डायमेंशन यहाँ पे लेके चला है। देखिए अगर 2% का श्रिंकेज हो रहा तो हर साइड 2 को जोड़ देंगे, जितना श्रिंकेज हो रहा तो जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने कहा था 1 mm पर साइड, यानी कि 1 mm एक सरफेस में अगर हो रहा है तो दूसरा सरफेस में और एक, यानी कि 2 mm, तो 2 mm यहाँ पे श्रिंक किया। तो पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे? पैटर्न में प्लस 2 mm को ऐड कर देंगे। पैटर्न का जो तो भी है, जैसे मान लो 10 है, 10 का हम लोग बनाते हैं, 10 + 2 12 कर देंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली 2 श्रिंक कर जाएगा और 10 ऑटोमेटिकली रह जाएगा, क्योंकि मुझे तो 10 ही चाहिए, लेकिन श्रिंक वाला जो कर जाएगा ना उसको ऐड कर देंगे। समझ आए? ये वही बात है ना कि आप मान लो आप पापा से पैसा मांगे कि पापा मेरा कॉलेज जाना है और 100 रुपया फी है। मान लो कोई भी चीज़ आप खरीद रहे हो, कोई बुक खरीद रहे हो कि बुक का 100 रुपया कीमत है, तो आप बोलोगे लेकिन पापा मुझे 120 रुपया दीजिए। क्यों? क्योंकि जाने आने का जो फेयर है, भाड़ा है, जाइएगा आइएगा 20 रुपया लगेगा, तो आपने 20 एक्स्ट्रा मांगा। तो समझ लेना ये जो 20 है ना वो जाने का 10 रुपया, मतलब एक साइड का समझ लो। जैसे एक सरफेस का बोला गया ना 1 mm, तो एक आप 10 मान के चलो कि 10 रुपया लगा एक साइड जाने का फेयर भाड़ा और आने का 10 रुपया, तो 20 रुपया आप लेके मान के चले। इसलिए आपने क्या करा, 100 रुपया बुक का कीमत है और 20 आपने फेयर के लिए 120 पापा से मांगा। तो फेयर ये बेसिकली 20 क्या है, ये आपका अलाउंसेस जो कि प्लस करके चले हैं, क्योंकि आपका अगर 100 लेके जाते तो ये 80 हो जाता, 20 घट जाता, एक साइड से 10 दूसरा साइड से 10, 20 घट जाता, तो आपने 20 एक्स्ट्रा लेके चला ताकि 100 आपका चला रहा है। सेम वही हम लोग पैटर्न में करते हैं, तो कि वो श्रिंक करके एक साइड से 1 mm गया, दूसरा से दूसरा गया, तो 2 mm को पहले जोड़ देते और पैटर्न को बड़ा बना लेते हैं ताकि वो मेरा 10 mm ही मिल पाए। समझ आए? बस सिंपल सा फंडा है। आई होप सो इतना मैं बताया, इतना बारी मराया कि अब तो आप लोग को एकदम ऐसा याद हो गया होगा कि गलती से भी नहीं भूले होंगे। चलिए, एंड यहाँ पे दूसरा क्या बोला गया यहाँ पे डेफिनेशन, ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। मेजर जो हम लोग करते हैं ना, ये परसेंटेज करते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम में, इसलिए कहा ना 2% 4% बोल के बोलेगा। तो मेजर्ड
और एक्सप्रेस करते हैं हम लोग परसेंटेज वॉल्यूम में, मतलब 2% ऑफ वॉल्यूम, 3% ऑफ वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम है ना, जितना भी वॉल्यूम दिया जाता है, जैसे क्यूब का वॉल्यूम, स्क्वायर का वॉल्यूम, सर्कल का वॉल्यूम, आई मीन कोन का वॉल्यूम, कोन बना रहे हैं, स्फीयर बना रहे हैं, क्यूब बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, उसका जितना वॉल्यूम है उसका 2% 4% श्रिंक करेगा, तो वो को हम लोग ऐड कर देंगे, जो मैं आप लोग को न्यूमेरिकल में बताने वाला हूँ। चलिए देखो आ भी गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा क्वेश्चन ये बोला जा रहा है दैट एक मेरा क्यूब है जो कि 100 mm का, ठीक है, सॉलिड श्रिंकेज हो रहा 2% से, ठीक है, सॉलिड श्रिंकेज मतलब 2% सॉलिड श्रिंकेज में समझ रहे हो ना, 2% श्रिंक कर रहा है, तो हम लोग 2% जोड़ देंगे, किसका, वॉल्यूम का। देखो मैंने यहाँ पे बताया था ना कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम, लास्ट देखो ये वाला चीज, परसेंटेज वॉल्यूम श्रिंकेज लेते हैं, तो उसको हम लोग उतना ऐड कर देंगे, मैंने कहा ऐड कर देते हैं। इन ईच डायमेंशन पैटर्न साइज क्या होगा वो आपसे पूछा गया है, पैटर्न साइज यहाँ पे क्या होगा वो आपसे यहाँ पे पूछा गया, तो चलो इसको हम लोग देखते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा कास्टिंग साइड, देखो ये साइड है ना, क्यूब है तो क्यूब का हर एक साइड है, जैसे दिस इज योर साइड, तो साइड ए लेके चलते हैं, ये भी साइड आपका ए है, तो हर जगह का साइड तो भाई एक ही होगा, क्यूब है तो क्यूब देखो जैसे 100 mm लिया गया है, तो 100 अगर इधर भी होगा तो इधर भी 100 है, इधर भी 100 है, और ये 100 बोला गया है, तो क्यूब का साइड तो मेरा सेम ही हो गया, ठीक है। और ये हम मान लेते हैं कि एक होगा मेरा, ये मेरा कास्टिंग है, कास्टिंग मतलब ये मुझे चाहिए, ठीक है, कास्टिंग मतलब ये मुझे चाहिए, तो पैटर्न कितना का बनाएंगे, तो 2% का श्रिंकेज हो रहा है उसको हम लोग बड़ा कर देंगे, ताकि जैसे श्रिंक हो गए ऑटोमेटिकली मुझे मिल जाएगा, तो चाहिए मुझे इतना, तो पैटर्न कितना बनाना पड़ेगा वो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूं कास्टिंग साइड, माना ए का बात किया जा रहा है, ठीक है, तो ए ऑफ कास्टिंग ना, तो यहाँ पे हो जाएगा AC, तो कास्टिंग साइड डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं ना AC, और दूसरा आ जाएगा क्या मेरा पैटर्न साइज, पैटर्न का साइड कितना लेके चलेंगे, ओके। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करा जाए तो 10 दिया गया, ठीक है, पैटर्न साइज कितना दिया गया, 10 दिया गया, ओके। तो अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, पैटर्न का कितना साइड हो जाएगा, तो सर जी 100, और मैंने आपको बताया था जो इतना श्रिंकेज करा उसको ऐड कर देंगे, तो 2% श्रिंकेज करा वॉल्यूम का, तो 2% ऑफ वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम यहाँ पे है 100, वॉल्यूम जो भी आपका क्यूब का होता है वो ले लेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट मैं लिखता हूं 2% ऑफ 100, ठीक है, 2% ऑफ 100, तो 100 का क्यूब कर देंगे यहाँ पे, तो मतलब आई मीन 100 यहाँ लिखेंगे, 100 का क्यूब वॉल्यूम आपका होता है, ठीक है। तो ये साइड हम लोग लेके चले, साइड लेके चले, वॉल्यूम अब निकालते हैं, तो यहाँ पे करेंगे वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग 100 क्यूब था, ठीक है, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, ये मुझे इतना चाहिए, इतना होना चाहिए, लेकिन हम लोग पैटर्न का कितना वॉल्यूम लेके चलेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ जो पैटर्न हम लोग लेंगे वो हम लोग लेके चलेंगे 100 का 2%, मतलब कितना हो जाएगा 102 का क्यूब, ए क्यूब होता है ना वॉल्यूम, यू नो दैट कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब होता है, राइट, ए क्यूब होता है, दैट्स इट। तो इसी तरह से आप लोग को यहाँ पे करना है, यानी कि यहाँ साइड कितना लेके चलेंगे 102 mm, इधर भी आ जाएगा, इधर भी हो जाएगा 102 mm, और यहाँ भी आ जाएगा 102 mm, दैट्स इट। 2% ऑफ वॉल्यूम, तो 2% लेके चले, 100 मान के वैसे भी चले थे, तो 100 का 2% 2 होता है, तो 2 मैंने ऐड कर दिया, हर साइड में 2 ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम भी इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 100 का क्यूब, तो अब हो गया 102 का क्यूब, दैट्स इट, खत्म, राइट। तो इसी तरह से 2% से घट रहा तो पैटर्न में 2% जोड़ दिए और बड़ा उतना कर दिए। चलिए और एक आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक रेक्टेंगुलर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब रेक्टेंगुलर जो ऑब्जेक्ट है वो आपका 10 mm, 100 mm एंड 200 mm का डायमेंशन दिया गया है, और इसमें सॉलिड श्रिंकेज हो रहा है 1% का, तो पैटर्न साइज कितना होगा, मतलब समझ हो ना, 1%, वॉल्यूम का 1%, मतलब 1% हो रहा है, हर एक साइड में 1% होगा, राइट। तो पैटर्न साइज हम लोग को जितना ही 1% हो रहा है उसको ऐड कर देंगे, उसमें पैटर्न साइज में 1% जोड़ देंगे। तो चलो देखते हैं, तो सॉलिड श्रिंकेज इसका क्या होगा, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ, नेक्स्ट पेज यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं सॉल्यूशन यहाँ करता हूँ, ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे और एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, दैट पैटर्न साइज के अलावे एक क्वेश्चन यहाँ पे और एक पूछा जाता है, दैट बोलेगा, एक सेकंड,
एंड यह कर देते हैं दैट वॉल्यूम ऑफ पैटर्न डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग इज इक्वल टू व्हाट। ये भी आपसे पूछता है कि पैटर्न का वॉल्यूम और कास्टिंग का वॉल्यूम क्या होगा। चलिए दोनों को बनाते हैं। नाउ सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहां पे कास्ट का, ठीक है, और पैटर्न। अगर कास्ट देखेंगे कितना कितना साइड का दिया गया है, तो यहां पे क्वेश्चन में आपको फिगर भी दिया गया है। एक तो आपका है 100, फिर आपका 200 और फिर आपका है 10, राइट, ये चीज दिया गया है। तो एक सेकंड, क्वेश्चन मुझे लग रहा कोई गलत तो नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, सही है, 100 ही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 100 दिया गया एक साइड, तो और पैटर्न कितना लेंगे, तो देखो ध्यान से कितना का श्रिंकेज हो रहा है, 1% का। तो भाई वॉल्यूम का 1%, 1% कितना, 100 का 1% कितना होता है, 1 ही होता है। तो मैंने 101 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अगर मैं यहाँ पे अच्छा समझा के लिख दूं 100 प्लस कितना जोड़ देंगे, भाई समझ लो ना मेरी बात की नहीं, आई होप सो एकदम क्लियर ही है कि श्रिंकेज 1% हो रहा है। तो पैटर्न में हम लोग क्या करेंगे, 1% जोड़ देंगे। बोलेंगे सर किसका 1%, तो जितना साइड दिया गया हर एक साइड का 1%, तो अभी 100 लेके चले तो 100 का 1% कितना होता है, 1 ही होता है। तो वही चीज यहां बोला गया। यहाँ में लिख के चलते हो 100 प्लस 1% ऑफ 100, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 100 और ये हो जाएगा मेरा 101। गॉट इन माई पॉइंट और नॉट, एकदम समझा के मैं लिख रहा हूं बच्चा जैसा। अब बाकी अगर जैसे 200 है तो 200 का 1% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 100 का 1% 1, तो परसेंटेज निकालने आपको आता है कि नहीं। जैसे 200 का 1%, और परसेंट को हम लोग क्या कहें, परसेंट, मतलब 200 का 1 पर मतलब डिवाइड, और सेंट मतलब होता है 100, तो 0 0 कटा तो 2 हुआ। तो 100 का 1% 1, 200 का 2% का 1% 2, 400 का 1% 4, समझ आया। तो बस यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा, यानी कि पैटर्न बनाएंगे हम लोग 2 जोड़ देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 202। और एक साइड कितना था, 10 था, तो 10, तो 10 का 1% कितना हो जाएगा, 0.1, यानी कि हो जाएगा 10.1 हो जाएगा। तो ये तीनों साइड हो गया, तो यही पे आपका साइड है। तो ये साइड मेरा क्या हो गया, तीनों साइड जो है ना, दिस इज योर कास्ट साइड, और ये जो तीनों साइड निकला ना, दिस इज योर पैटर्न साइड। ये पैटर्न साइज आपका निकला। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि एक मेरा लेंथ कितना था, लेंथ ही आपका लंबा था 200, यस, तो 200 हो जाएगा। आप 202 mm अगर है तो mm में लेके चलेंगे, mm में दिया गया, यस। और आपका ये जो आपका विड्थ है ये आपका 10.1 आ जाएगा, ठीक है। एंड और क्या बचा था आपका, एक 100 क्या दिया गया था, अच्छा ये आपका 100 है, और ये आपका विड्थ आपका 10 है, ओके। तो यहां लेके चलेंगे हम लोग 101 mm, और दिस वन कितना आ जाएगा 10.1 mm, दैट्स इट। ये अब न्यू डायमेंशन मिला, यानी कि ये मेरा पैटर्न का डायमेंशन, ये दिस इज योर पैटर्न है। तो पैटर्न अगर हम लोग 200 mm का, 101 mm का और 10.1 mm का लेके चलेंगे, तब जाके मुझे कास्ट ऑब्जेक्ट 200, 100 और 10 mm का मिलेगा, दैट्स इट। समझ आया कि नहीं। अच्छा, अगर आपको ये वाला निकालने बोलेगा, वॉल्यूम ऑफ पैटर्न डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, तो अब क्या करना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे सिंपली हम लोग करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, वॉल्यूम ऑफ मतलब वॉल्यूम ऑफ पैटर्न डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग। तो अभी जस्ट वॉल्यूम ऑफ पैटर्न हम लोग कितना निकालें भाई, निकाले 202 इंटू 101 इंटू 10.1, और वर्ड कास्टिंग का क्या था, 200 था, 100 था, इंटू 10 था। तो बस इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1.03। तो दिस विल बी द क्या रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैटर्न डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, यानी कि इतना का मुझे देखने को मिला ओवरऑल आप लोगों का क्या जो श्रिंकेज था, दैट्स इट। तो ये आपका दोनों आंसर यहाँ पे हो गया, राइट। चलिए आगे बढ़ा जाए, मूव करते हैं नाउ, ओके। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे एक आ जाता श्रिंकेज अलाउंसेस। तो श्रिंकेज अलाउंसेस जो है ना, ओनली टू कंपनसेट सॉलिड श्रिंकेज, और अगर टोटल श्रिंकेज का बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, एक आपका होता है सॉलिड श्रिंकेज,
ठीक है। एक क्या होता है सॉलिड श्रिंकेज, एक होता है टोटल श्रिंकेज, दोनों अलग अलग होता है, कभी कभी बच्चा दोनों में कंफ्यूज कर जाता है। और एक होता है आपका सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। तो सॉलिड श्रिंकेज कब होता है, जब सॉलिड पूरी तरह से हो जाता है मोल्टेन मेटल, तब जो वो मेरा श्रिंक करता है, जब ठंडा रूम टेम्परेचर का आता है तब जो वो श्रिंक करता है ना, उस टाइम पीरियड में जो श्रिंकेज होता है उसको सॉलिड श्रिंकेज कहते हैं। और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज तब होता है जब मेरा फेज चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड की ओर जाता है, तो उस टाइम पीरियड में जो मेरा श्रिंकेज करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है मोल्टेन मेटल का, ठीक है, केविटी में, उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। और एक मेरा क्या है, अगर मैं बात करूंगा लिक्विड श्रिंकेज, ये कब हो जाए, जब मेरा लिक्विड से ठंडा होता है, ठीक है, जब मेरा लिक्विड से ठंडा होते हुए सॉलिड की ओर चेंज होता है, उससे उसके बीच में, यानी उस टाइम पीरियड में जो मेरा श्रिंकेज होता है मोल्टेन मेटल का, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड श्रिंकेज। तो इन तीनों को जब जोड़ते हैं ना, तब जाके मेरा बनता है टोटल श्रिंकेज। तो आप समझ आए कि नहीं, टोटल श्रिंकेज इज अ डिफरेंट थिंग। टोटल श्रिंकेज मेरा अलग होता है। टोटल श्रिंकेज क्या होता है, जब हम लोग तीनों श्रिंकेज को जोड़ते हैं, लिक्विड श्रिंकेज प्लस सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज प्लस आ जाता है सॉलिड श्रिंकेज इज इक्वल टू। और श्रिंकेज अलाउंसेस क्या होता है, ओनली टू कंपनसेट सॉलिड श्रिंकेज, श्रिंकेज अलाउंसेस जो कि पैटर्न में हम लोग प्रोवाइडेड करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैं इससे पहले भी यहाँ पे आप लोग को बता रहा है श्रिंकेज अलाउंसेस। तो याद रखिएगा ये जो श्रिंकेज अलाउंसेस है, ये हम लोग श्रिंकेज अलाउंसेस कब प्रोवाइड किया जाता है, सॉलिड श्रिंकेज में, किसके द्वारा, पैटर्न में अलाउंसेस प्रोवाइड करके, पॉजिटिव और नेगेटिव। और अगर बात करेगा सॉलिड और सॉलिडिफिकेशन, तो ये राइजर के द्वारा प्रोवाइडेड किया जाता है, राइजर से कंपनसेट किया जाता है, राइट। और ये आपका श्रिंकेज अलाउंसेस किसके द्वारा, पैटर्न के द्वारा, बाय पैटर्न, ठीक है, पैटर्न के द्वारा, पैटर्न में अलाउंसेस प्रोवाइड करके। ये मैं शॉर्ट में खाली लिख दिया। चलिए, तो ये हो गया, ये भी चीज हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहाँ पे और कुछ चीजों के बारे में डिस्कस मैंने करा है, वो भी चीज को थोड़ा सा आप लोग देख लो। यहां देखो, सबसे पहले मैंने बात करा सॉलिड श्रिंकेज, और यहां पे लिक्विड प्लस सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। इन दोनों में हम लोग क्या क्या समझे, अभी जस्ट हम लोग सब कुछ बात किए थे, उसी चीज को बस बता दिया गया है। मैंने ये बताया कि अगर मैं लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज का बात करूंगा, तो ये कंपनसेट किया जाता है बाय द राइजर, यू नो दैट, ऑब्वियसली बात है, राइजर के द्वारा किया जाएगा, ठीक है सर। लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड श्रिंकेज किसके द्वारा कंपनसेट किया जाता है, ये हम लोग अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं पैटर्न में, और उसके द्वारा ये कंपनसेट किया जाता है। अब अगर मैंने कॉन्ट्रैक्शन किया जा रहा है तो पैटर्न को बढ़ा लेंगे, और कभी कभी किसी में हम लोग अगर नेगेटिव हो रहा तो उसमें छूटा लेंगे, बाद की बात है, मैं समझाऊंगा आगे चलकर। अच्छा, अगर आपसे ये बोले कि सॉलिड श्रिंकेज के केस में सबसे कम जो श्रिंकेज है वो किस में होता है, सबसे ज्यादा श्रिंकेज किस में होता है, तो याद रखिएगा बिस्मथ में सबसे कम श्रिंकेज मुझे देखने को मिलता है। सबसे कम श्रिंकेज मतलब बिस्मथ, अगर हम लोग मेटल को लेंगे और उसको अगर मैं पूरी तरह से लिक्विडिफाई करके मोल्टेन मेटल को पोर करके एक कास्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, तो कम से कम वो श्रिंकेज करेगा। मतलब राइजर का जरूरत इसमें अगर पड़ेगा भी तो बहुत ही कम मेटल रखना पड़ेगा राइजर में, क्योंकि कम से कम श्रिंकेज हो रहा है। और मैक्सिमम श्रिंकेज अगर मैं बात करता हूं ना, तो होता किस में है, आपका होता है ब्रास में। किस में होता है, ब्रास में। यानी कि ब्रास के लिए मुझे राइजर ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि सॉरी पैटर्न यहाँ अभी बात कर रहे हैं सॉलिड श्रिंकेज का, यानी कि पैटर्न में मुझे ज्यादा जो है अलाउंसेस देना पड़ेगा ब्रास में, एंड बिस्मथ में कम से कम अलाउंसेस देना पड़ेगा पैटर्न में। सॉरी, मैं राइजर का बात कर रहा, राइजर का बात है यहाँ सॉलिड और सॉलिडिफिकेशन में। तो मैंने क्या कहा, इसका मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब यही हुआ कि अगर जो बोल रहा बिस्मथ में नेग्लिजिबल श्रिंकेज हो रहा है, इट मींस अगर मैं बिस्मथ का कोई पैटर्न कोई कास्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो मुझे पैटर्न में कम से कम अलाउंसेस देना पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव बात की बात है। और अगर बात करेंगे ब्रास का, तो ब्रास में चूंकि मैक्सिमम मेरा श्रिंकेज हो रहा है, इट मींस ब्रास का कोई मान लो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ब्रास ना बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट कर जाएगा। ब्रास क्या कर जाएगा, इतना अगर है ना तो कॉन्टैक्ट करके इतना हो गया, तो इतना हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है मुझे पैटर्न को बढ़ाना पड़ेगा। ये फाइनल मुझे मिला, फाइनल मुझे डाया मिला या फिर फाइनल लेंथ मिला, तो मुझे क्या करना पड़ा, पैटर्न को बड़ा लेके चलेंगे। कितना, इतना बड़ा लेके चलेंगे, इतना बड़ा पैटर्न को लेके चलेंगे। अगर मैं इतना बड़ा पैटर्न को लेके चला, ऑटोमेटिकली श्रिंक करके इतना बड़ा आ जाएगा जो मुझे ओरिजिनल चाहिए। समझ आया कि नहीं, इनकी मुझे पैटर्न को ज्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा इन केस ऑफ ब्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाईलाइट हट गया, ओके, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर इधर आ जाते हैं, अगर बात करें हम लोग सॉलिड, लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, सॉलिड और सॉलिड, तो ये मेरा राइजर के थ्रू करते हैं, यानी कि अब ये राइजर कर रहा है। तो अगर ये किसके द्वारा मैक्सिमम होता है, किस केस में होता है, तो यहां पे देख लो, ये मैक्सिमम होता है एल्यूमिनियम के केस में, यानी कि लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज इज मैक्सिमम फॉर एल्यूमिनियम।
तो अब आप बोलेंगे सर जी इट मीन्स अगर मैं एल्युमिनियम का बनाता हूं तो एल्युमिनियम काफी ज्यादा श्रिंक करता है। बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम बोला गया तो बहुत ज्यादा श्रिंक करेगा, तो मैक्सिमम श्रिंकेज यहां देखने को मिलता है। ओके, तो अगर ये ज्यादा श्रिंक करता है यानी कि यहां पे लिख ही लेना आप लोग, ठीक है, यानी कि ये क्या हो रहा है, मैक्सिमम श्रिंकेज, मैक्सिमम श्रिंक। और इसमें बात करेंगे मैक्सिमम श्रिंक किसमें होता है, इसमें होता है मैक्सिमम श्रिंक, मैक्सिमम श्रिंक, ठीक है। तो अगर मेरा मैक्सिमम श्रिंक हो रहा है और ये कंपनसेट कौन करता है, इसको कंपनसेट किया जाता है राइजर के द्वारा। इट मींस मुझे राइजर बड़ा लेना पड़ेगा, लार्ज साइड, क्योंकि जितना बड़ा लार्जर साइड रहेगा उतना ज्यादा उसके अंदर मोल्टन मेटल रहेगा और वो सबसे लास्ट तक मेरा रहता है लिक्विड फॉर्म में, सबसे लास्ट में सोलिडिफाई होता है, तभी ना वो भरपाई करेगा। जब भी मेरा चूंकि मैक्सिमम हो रहा है ना श्रिंकेज एल्युमिनियम में, तो भाई वो ज्यादा मेरा मेटल रहेगा, ज्यादा मेटल का जरूरत पड़ेगा, जब वो सोलिडिफाई होगा तो श्रिंक करेगा ज्यादा, तो ज्यादा मेरा मोल्टन मेटल कहां से आएगा, राइजर से ही आएगा, तो राइजर में ज्यादा मोल्टन मेटल रखना पड़ेगा और ज्यादा रखने के लिए ज्यादा बड़ा मुझे जरूरत पड़ेगा राइजर का। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, और एक आ जाता है कि टोटल श्रिंकेज किसके केस में बड़ा होता है, तो स्टील के केस में टोटल श्रिंकेज। अब टोटल से समझना, टोटल श्रिंकेज मतलब बात कर रहा है सॉलिड श्रिंकेज का प्लस लिक्विड श्रिंकेज का प्लस सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज का। अगर तीनों को ऐड करके देखा जाए ना मैक्सिमम श्रिंकेज किसमें आता है, तब आता है आपका स्टील के केस में। किसके केस में, स्टील के केस में। चलिए अब और एक केस आता है डिफरेंट, और एक केस किसका आता है, तो ये आ जाता है आपका, ये केस आ जाता है ग्रे कास्ट आयरन का। तो ग्रे कास्ट आयरन में क्या दिखा गया है, और अभी किसका बात किया जा रहा है, लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज का, ग्रे कास्ट आयरन का। तो अगर मैं बात करूंगा ग्रे कास्ट आयरन में, तो ड्यू टू कन्वर्सन ऑफ कार्बन इनटू ग्रेफाइट फ्लेक्स। आप बोलेंगे सर ये ग्रेफाइट फ्लेक्स क्या होता है, देखो ग्रेफाइट फ्लेक्स ना, जिस तरह आपका पेंसिल होता है ना, पेंसिल को जैसे हम लोग छीलते हैं ना, तो छीलने से जो आपका लेयर बाय लेयर निकलता है ना, ठीक है, पेंसिल को छीले हो ना तो लेयर बाय लेयर जो बाहर निकलता है ना, ठीक है, वो जो टुकड़ा निकलता है उसी तरह का फ्लेक्स कहा जाता है उसी को। तो जो आपका ग्रे कास्ट आयरन में जो आपका कार्बन होता है वो ग्रेफाइट फॉर्म में होता है, और ये क्या हो जाता है, कन्वर्जन हो जाता है, मतलब कार्बन से ग्रेफाइट फ्लेक्स में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसके चलते इसके चलते पॉसिबिलिटी होता है कि ये आपका एक्सपेंशन करेगा ड्यूरिंग द लिक्विड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, यानी कि ये मेरा एक्सपेंशन करेगा, जबकि होना क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन ये करता क्या, एक्सपेंशन। इट मींस यहां पे कोई भी राइजर का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहां पे कोई भी राइजर का जरूरत नहीं पड़ेगा। इट मींस आप समझ रहे हो ना इसका क्या मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां बच्चा कंफ्यूज कर सकता है, तो मैं इसको अच्छा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये एक्सपेंशन हो रहा है। देखो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक मैंने कहा क्या था कि पैटर्न को बड़ा लेके चलेंगे। क्यों बड़ा लेके चल रहे हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि केविटी के अंदर, ये मेरा मान लो केविटी है, ठीक है, दिस इज माई केविटी, और केविटी के अंदर जब मोल्टर मेटल डाल रहे हैं तो कांटेक्ट कर जा रहा है, तो कांटेक्ट करके ये मेरा छोटा हो जा रहा है, ठीक है, छोटा हो जा रहा है, तो कुछ तो मेरा कौन कर रहा है भाई, कुछ तो मेरा राइजर के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए राइजर में हम लोग मोल्टर मेटल ले रहे हैं कि नहीं, मोल्टर मेटल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये देखो बगल बगल में यहाँ में राइजर के द्वारा ये मोल्टर मेटल यहाँ फिल करेगा, चारों तरफ फिल कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये श्रिंक कर जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब मैं मोल्टर मेटल यहाँ पे डालूंगा और वो एक्सपेंड करने लगेगा, एक्सपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्शन के उल्टा, मतलब ये ना और ज्यादा फैलना चाहेगा, मतलब इस केविटी से भी बड़ा होना चाहेगा, मतलब यहाँ पे मेरा केविटी पैटर्न से भी बड़ा हो जाएगा, केविटी पैटर्न से भी बड़ा होना चाहेगा, तो क्या यहाँ पे राइजर का जरूरत है, नहीं है, क्योंकि ये तो पूरा फैल रहा है ना, और फैल रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, फैल रहा है, समझ आया। तो यहाँ पे मोल्टर मेटल पूरा फुल है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं और फैलेगा, मतलब कैविटी को और बड़ा करना चाहेगा। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सर जितना मेरा चाहिए, मान लो 10 mm का चाहिए, तो घट तो नहीं रहा और फैल रहा थोड़ा, तो यहाँ पे कोई राइजर का जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ग्रे कास्ट आयरन के केस में मेरा राइजर का जरूरत पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंशन होता है। क्यों एक्सपेंशन हो रहा है, ड्यू टू मेरा जो कार्बन रहता है ना, वो मेरा ग्रेफाइट फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। गॉट इन माय पॉइंट। लेकिन किस केस का बात किया जा रहा है, देखो ड्यूरिंग द लिक्विड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, ये मेरा लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज के केस में बात किया जा रहा है, ठीक है, लिक्विड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज में। लेकिन अब यहां पे क्या इसका बारे में बात किया गया, एक सेकंड जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये हो गया यहां पे, तो किसका बात किया गया यहां पे, एक सेकंड, यहां पे लिक्विड डॉट इस तरह हो जाएगा, ठीक है, एक सेकंड, लिक्विड, जस्ट अ मिनट, लिक्विड
एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज में इसमें मेरा राइजर का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि राइजर का काम कहाँ होता है, लिक्विड में और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज में तक ही राइजर का काम होता है, क्योंकि इसके बाद तो राइजर भी मेरा क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो अगर बोलेंगे कि बताइए सर ग्रे कास्ट आयरन का अगर हम लोग करेंगे सोल्ड श्रिंकेज हो रहा, मतलब अब ग्रे कास्ट आयरन पूरी तरह से सॉलिडिफाई हो चुका है, उस टाइम पीरियड से जो रूम टेम्परेचर तक ठंडा होता है, तब श्रिंकेज क्या एक्सपेंड करेगा, तब भी क्या एक्सपेंड करता है या फिर कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो देखो कुछ बुक में ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग दी सॉलिड श्रिंकेज ग्रे कास्ट आयरन समटाइम एक्सपेंड और समटाइम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ बुक ये बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और कुछ बुक ये बोलता है कि ये मेरा एक्सपेंड करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस आपको ये मान के चलता है ये कॉन्ट्रैक्शन ही करता है। तो आपको दोनों लेके चलना है, लेकिन याद रखिएगा कि मैक्सिमम जनरली कॉन्ट्रैक्शन मान के ही चलते कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही करता है। मतलब फिर से यहाँ पे पैटर्न को ही हम लोग क्या लेके चलेंगे, बड़ा लेके चलेंगे अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो, क्योंकि सॉलिड श्रिंकेज में कैमरा कंपनसेट पैटर्न के द्वारा किया जाए। लेकिन उससे पहले हम लोग लिक्विड और जो सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज होता है जो राइजर के द्वारा किया जाता है, हम लोग राइजर का यूज नहीं करते हैं ग्रे कास्ट आयरन में, बिकॉज ये मेरा एक्सपेंशन करता है इन केस ऑफ इन द टर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज, क्योंकि उस टाइम पीरियड में लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन के टाइम पे मेरा एक्सपेंड करता है, लेकिन सॉलिड में नहीं। सूखने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और एक्सपेंड भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन लेके चलेंगे। ये सभी चीजों मैंने एक्स्ट्रा बताया, चाहे तो आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इतना चीज आप लोग का हो गया, इतना चीज अगर हो गया तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव। इस चीज को मैं थोड़ा सा ना उठा के यहां ले जाता हूं, क्योंकि इसके साथ ये ज्यादा सही लगेगा, राइट। चलिए एंड इस चीज को भी मैं थोड़ा सा लिफ्ट कर देता हूं ऊपर। क्या यहाँ इतना समझ में आया? और ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया है, ठीक है। बिस्मथ में कम होता, उससे ज़्यादा मेरा व्हाइट मेटल में होता है, फिर कास्ट आयरन में होता है, फिर एल्युमिनियम में उससे ज़्यादा होता है श्रिंकेज, फिर कॉपर में उससे ज़्यादा श्रिंकेज होता है, फिर स्टील में उससे ज़्यादा होता है, फिर ब्रास में उससे भी ज़्यादा होता है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे स्टील में ना आपने मैक्सिमम कहा था, तो याद रखना ये स्टील मैक्सिमम किसके केस में कहा जा रहा है, टोटल श्रिंकेज के केस में कहा जा रहा है, ठीक है। तो अगर बात करेगा आपको लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज में मैक्सिमम श्रिंकेज किसका होता है, एल्युमिनियम का। अगर बोलेगा सॉलिड श्रिंकेज में मैक्सिमम किसका होता है, तो भाई ब्रास का। और टोटल श्रिंकेज किसका होता है, तो आपका होता है स्टील का। एंड बोलेगा कि कौन सा ऐसा आपका कोई भी ऐसा मटेरियल है जिसमें आपका क्या जो सॉलिड और लिक्विड श्रिंकेज है उसमें राइजर का जरूरत नहीं पड़ता, तो वो मेरा हो जाता है ग्रे कास्ट आयरन। चलिए अब बात करते हैं सेकंड, दैट इज कॉल्ड योर ड्राफ्ट और टेपर अलाउंसेस। तो एक काम करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, बिकॉज यू नो दैट आप लोग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था श्रिंकेज अलाउंसेस। श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंसेस का मैंने आप लोग को थ्योरी बताया, ग्राफ बताया, इसके अलावा इसका मैंने आप लोग को न्यूमेरिकल करा दिया, 2 न्यूमेरिकल करा दिया, एंड और बहुत सारे चीज़ से रिलेटेड मैंने बताया। बाकी सब चीज़ जो है ना अगले क्लास में मैं खत्म आप लोगों का कर दूंगा और टोटल अलाउंसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।